बच्चों तहे दिल से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। हाँ, फिजिक्स विद अंकुर सर में चैनल का यही नाम है। आपकी स्पेशल डिमांड पे आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर मेजरली सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 7 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एनसीईआरटी क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उसके वीडियो सोल्यूशंस लेके आया हूँ आपके लिए, जिससे कि आपको आखिरी मोमेंट पे एक दिन बचा है जब एग्जाम में, तो आपको एक क्विक रिवीजन मिल जाए एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस का और आपको एक कंफर्टेबल फील हो जाए कि हाँ मुझे ये लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो सोल्यूशन लाया हूँ और इसके अंदर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस के अंदर जो है कैलकुलेशन पार्ट को स्किप कर दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना चाहता हूँ। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट क्योंकि सारे चैप्टर्स अगर आपको एक साथ करने हैं, 130-40 क्वेश्चंस करने हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि एक घंटे में 130-40 क्वेश्चन नहीं हो सकते, तो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी। बट मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि वीडियो को प्रिसाइज रखूंगा। जहाँ पर भी कैलकुलेशन पार्ट आएगा, जहाँ पर भी मुझे लगेगा कि अब आप कर सकते हैं, तो मैं बोल दूंगा ये आपके हिस्से का काम रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी स्पेशल डिमांड पे फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ केमिस्ट्री के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखिए एक बहुत ऑब्वियस बात यह है कि आपको ना यहाँ पर जो है ना ज़्यादा कुछ तगड़ी वाली फीलिंग आएगी नहीं, मतलब क्योंकि केमिस्ट्री एक अच्छे लेवल का, मतलब उस लेवल का सब्जेक्ट नहीं है जितना फिजिक्स आपसे मुश्किल पूछा जाता है। केमिस्ट्री जेईई मेन में भी ठीक ठाक ही लेवल आती है, अनलेस कोई बिल्कुल ही बदतमीजी की सोच ले। तो बहुत ज़्यादा वाव वाले क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपको यहाँ पर, कहीं कहीं पर दिखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम में आपको बढ़िया क्वेश्चन दिखेंगे, आपको केमिकल काइनेटिक्स में ठीक दिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ठीक दिखेंगे। उसके अलावा चैप्टर 1 के अंदर आपको एवरेज क्वेश्चन ही दिखाई देंगे, जैसी एनसीईआरटी वैसी ही करनी है। बट एक बार को आइडिया लग जाएगा आपको कि एनसीईआरटी में क्या है, क्योंकि आप खुद एनसीईआरटी करें वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है इस टाइम पर। आइए, तो पहला सवाल है, देखिए यहाँ पर, डिटर्मिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ एन आयरन, जिसमें 69.9% आयरन है और 30.1% ऑक्सीजन है। तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, चलिए मैं कर ही देता हूँ। तो एक आयरन हो गया एटम, एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद परसेंटेज लिख दीजिए क्या होती है, या जो भी 100 ग्राम मान लीजिए टोटल, तो 69.9 ग्राम हो जाएगा और 30.1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं, एटॉमिक मास होते हैं, आयरन का 56 है, आयरन का 56 है और ऑक्सीजन का आपका 16 है, ठीक है। इसके बाद आप निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स आपके जो आते हैं वो आते हैं यहाँ पर परसेंटेज जो भी है उसे आप मोलर मास से डिवाइड करते हैं, और ये भी 30.1 को आप 16 से डिवाइड करते हैं, तो ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेशन पार्ट को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने की वजह से मोबाइल से कर देता हूँ, ठीक है। आपको नहीं करना है, डोंट माइंड ना। तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56, ये आपका आ जाएगा 1.24, ये 1.24 आ जाएगा, और ये 30.1 डिवाइडेड बाय 16, ये आ जाएगा आपका 1.88। इनमें से जो छोटा नंबर है आप उसे दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। एटॉमिक रेशियो क्या होगा आपका 1.24, ठीक है। 1.24 डिवाइडेड बाय 1.24, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.24, तो ये आ जाता है 1, ये आ जाता है 1.5। इसमें होल नंबर रेशियो लेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर आपका Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड रहेगा बच्चों। आई होप आप समझ गए, ठीक है ना। चलिए, तो आसान सवाल है। इसमें एक क्वेश्चन आगे जाके एक वेल्डिंग गैस वाला है, उसका एक भाई क्वेश्चन ब्यूटायरिक एसिड वाला भी है कि गैस को हीट किया तो इतना कार्बन और इतना ऑक्सीजन, कंबशन, उसे जलाया तो इतना कार्बन, इतना CO2, इतना H2O निकला। बताइए गैस का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है एसिटाइलिन वाला, बट अगर उससे अलग आ जाए तो आपको कैसे करना है वो सीखना पड़ेगा, है ना। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन एयर। तो ये आप कर लेंगे, जब 1 मोल कार्बन बोलो, ऑक्सीजन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन 12 ग्राम कार्बन से 44 ग्राम CO2 ही निकलेगा, यही आंसर रहेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट है 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्नड इन। अब यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। 1 मोल कार्बन को आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न किया, तो कार्बन प्लस O2 गिव CO2। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होती है, तब 44 ग्राम CO2 बनेगा। बट एक्चुअली में ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि आपके पास कार्बन तो 12 ग्राम ही है, बट ऑक्सीजन आपके पास 16 ग्राम है।
तो ऐसे केस में क्योंकि कार्बन तो जितना पहले था उतना ही अभी भी बोला है, बट ऑक्सीजन की क्वांटिटी आधी कर दी, तो इसका मतलब ये है कि इस कार्बन की बर्निंग के दौरान ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट रहेगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन से 32 ग्राम ऑक्सीजन से आप 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस कर पा रहे थे, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से आप 22 ग्राम ही CO2 प्रोड्यूस कर पाओगे। कार्बन अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा आधा 6 ग्राम, O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने बड़ा सिंपल तरीके से बता दिया, देख के भी पता लग ही रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, C+O2 गिव्स CO2 तो है ही, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम O2 से रिएक्ट करके 44 ग्राम CO2 बनाता है बच्चों। अगर 2 मोल कार्बन लिए, क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, वो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2 मोल कार्बन लिया, 24 ग्राम कार्बन आपने 16 ग्राम ऑक्सीजन से बर्न किया है, तो कार्बन तो रिक्वायर्ड अमाउंट से भी ज़्यादा प्रेजेंट है, तो एक बहुत भयंकर तरीके से एक्सेस रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन जो है 12 ग्राम के लिए 32 ग्राम चाहिए थी, तो 24 के लिए तो 64 ग्राम रिक्वायर्ड होती है, यहाँ तो 16 ही ग्राम है, तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट ऑक्सीजन की वजह से ही बनेगा। तो 16 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से 44 ग्राम CO2 बनता है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन से 22 ग्राम CO2 ही बनेगा। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कार्बन एक्सेस रिएक्टेंट है। कार्बन यहाँ पर रिएक्ट 6 ग्राम ही करेगा, ठीक है, और बाकी 18 ग्राम कार्बन अनरिएक्टेड रह जाएगा। आप जानते हैं सब बातें, काफ़ी आसान है आपके लिए ना, कहाँ पुरानी बातें, चैप्टर 1 वो भी 11th क्लास का, अब आपके लिए बहुत ही बचकाना है। ये नंबरिंग मैंने NCERT के हिसाब से की, मेरे पास पुरानी NCERT तो मैंने उसके हिसाब से नंबरिंग करी है। हालांकि केमिस्ट्री में आप नई NCERT भी कर लेते तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि केमिस्ट्री में सिलेबस जेन्युइन तरीके से काटा ना, पूरे चैप्टर उड़ा दिए हैं, वहाँ पर कुछ टॉपिक हटाए और कुछ रहने नहीं दिए ना, तो वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस नंबरिंग मैंने जो करी है वो पुरानी वाली NCERT के हिसाब से करी है, ठीक है, या शायद नई वाली NCERT से, क्योंकि देख लीजिएगा आप, मुझे याद नहीं है, बट ये NCERT में नंबरिंग यही है, इसलिए ये नंबरिंग डाली हुई है, बेसिक बात ये है। कैलकुलेट, क्योंकि मोर और लेस NCERT सेम ही है, नहीं पुरानी, बस चैप्टर के नंबर का फर्क है ना। जब स्टेट्स ऑफ मैटर हट गया तो थर्मोडायनेमिक्स 5th हो गया, पहले 6th था, बस इतना ही फर्क है ना। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, तो आपको गिवन मास निकालना है सोडियम एसीटेट का, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपकी 0.5 लीटर है, मोलारिटी आपकी यहाँ पर 0.375 मोल पर लीटर है, ठीक है, 0.375 है, ओके, 0.375 है। मोलर मास आपको सोडियम एसिटेट का दे रखा है, तो 82 ले लेता हूँ राउंड ऑफ करके। यहाँ पर मोलारिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ पूरा सोल्यूशन लीटर में लेना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आपके पास सब कुछ गिवन है, ये आपके हिस्से का काम है, यहाँ से आपके पास सब कुछ गिवन है, बस W2 निकालना है, बाकी सब गिवन है, आपके हिस्से का काम रहेगा। आइए आप क्विकली देख सकते हैं, बस आपको उन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें अब आपको लगे कि अरे मैंने ये हल्की सी गलती कर दी। आप क्विकली इसमें गो थ्रू कर सकते हैं 2x पे। मैं कोशिश करूंगा कि अगर 3 घंटे में वीडियो हो जाती है तो आप 2x पे देखेंगे तो 1.5 घंटे में काम निपट जाएगा। केमिस्ट्री के तो चैप्टर का सिलेबस ही 20 चैप्टर है टोटल, 21 मान लीजिए P ब्लॉक मिला के, तो 20 चैप्टर के लिए अगर आपने 3-4 घंटे की वीडियो को 2 घंटे में देख लिया, 7 चैप्टर फिजिकल के, तो बुरा नहीं है आपके लिए, है ना। आ जाइए अगला सवाल है, कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब मोलारिटी निकालनी, मोल पर लीटर में बोल रहे हैं, इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड मास परसेंटेज 69% नाइट्रिक एसिड बाय मास। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट है 69 ग्राम। मोलर मास HNO3 का आपको निकालना पड़ेगा, HNO3 का मोलर मास, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16×48 है, तो 63 ग्राम पर मोल मोलर मास हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको मोलारिटी निकालनी। तो मोलारिटी क्या होती है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर में, ओके। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन है 69 ग्राम, HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यही तो बात है ना। 69 ग्राम HNO3 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, आप यही मान के चल रहे हैं ना। तो 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन, आपके पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाइए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है आपका 1.41 और मास ऑफ सोल्यूशन है आपका 100 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको निकालना है, मिलीलीटर में आएगा, 100/1.41 ml, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 1/14.1 लीटर, ठीक है बच्चों। तो अब आप मोलारिटी के फॉर्मूले में आप पुट कर लीजिए, गिवन मास 69 है, मोलर मास 63 है, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर 1 में करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 14.1, और ये यूनिट हो जाएगी आपकी मोल प्रति लीटर। आपके हिस्से का काम रहेगा बच्चों, आसान सवाल होता है, ठीक है।
ये आसान सवाल है। देखिए आप जानते हैं कि क्लोरीन का आप एटॉमिक मास यूज़ करते हैं 35.5, तो होता क्या है एक्चुअली में, वो एवरेज एटॉमिक मास होता है, वेटेड मीन होता है। एक्चुअली में क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 वाला एक 37 वाला, तो नेचर में कितनी उसकी परसेंटेज अबंडेंस है उसके हिसाब से हम उसका वो निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन है एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा आपका। एवरेज एटॉमिक मास होगा, ये मास कितना है जो भी है 34.9689 इनटू परसेंटेज कितनी है 75.77। देखिए जाहिर सी बात है, ये एनसीईआरटी में कैलकुलेशन बहुत ही गंदी है, एक्चुअल पेपर में इतनी गंदी कैलकुलेशन तो नहीं आ सकती है, ठीक है। प्लस इसका मास कितना है 36.9659 इनटू में परसेंटेज कितनी 24, ओहो इनटू में परसेंटेज है 24.23%, ठीक है ना बच्चों। आई होप आप समझ गए। तो ये एवरेज एटॉमिक मास आ रहेगा वो 35.5 के आसपास आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखिए एनसीईआरटी के 1.11, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। तो सुक्रोज है C12H2211 मोल पर लीटर, मोलारिटी निकालने। इफ इट्स 20 ग्राम, गिवन मास है 20 ग्राम, गिवन मास है 20 ग्राम, मोलर मास होता है 342, निकाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू, मोलारिटी है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलारिटी में गिवन मास कितना है 20 ग्राम, मोलर मास कितना है 342, वॉल्यूम इन लीटर कितना है 2 लीटर, यूनिट रहेगी मोल पर लीटर, यूनिट क्या रहेगी मोल पर लीटर। आई होप आप समझ गए है ना बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, आ जाइए 1.12 एनसीईआरटी, डेंसिटी ऑफ मेथनॉल इतना है, ठीक है। मेथनॉल की डेंसिटी इतनी है, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ इट्स 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो पहले समझिए, मिथेनॉल है कच्ची दारू, ये पॉइजनस होता है ना मामला, आप जानते हैं, इट ब्लॉक्स दी आर्टरीज विच सप्लाई ब्लड टू दी आईज, है ना। तो मिथेनॉल मिथेनॉल एक्चुअली में सॉल्यूट है, एक्चुअली में मिथेनॉल जो है ना वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट ना कि सॉल्वेंट है, मिथेनॉल सॉल्यूट है। तो ये है सॉल्यूट, मिथेनॉल एक्चुअली में सॉल्यूट है ना। और आपसे पूछा गया है कि सॉल्यूट की वॉल्यूम कितनी चाहिए, भाई साहब सॉल्यूट की वॉल्यूम, सॉल्यूट की डेंसिटी गिवन है। मैं जब भी 2 लिख रहा हूँ ना, कहीं भी 2 लिख रहा हूँ तो वो सॉल्यूट है, अगर 1 लिखता हूँ तो वो सॉल्वेंट है, अगर B लिखता हूँ तो सॉल्यूट है, A लिखता हूँ तो सॉल्वेंट है ना, ये समझ के चलिए। तो अभी क्या है कि डेंसिटी दे रखी है पॉइंट में 793 kg पर लीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 0.793 kg को 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में चेंज करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मिलीलीटर में करेंगे, तो ये तो कमाल ही हो गया, ग्राम पर ml ही आ गया। तो डेंसिटी है एक्चुअली में 0.793 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। ये क्या है D2 क्या है, मिथेनॉल सॉल्यूट है और सॉल्यूट की डेंसिटी D2 गिवन है, ठीक है। और वैसे ही सॉल्यूट की वॉल्यूम पूछी है, ठीक है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पर 2.5 लीटर है, मोलारिटी आपकी 0.25 है, और गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना है। मोलर मास अब मिथेनॉल का निकाल लीजिए, 12, 15, 16 और 16, 32 लग रहा है, 12 और 3 15 और 1 16, 32 ग्राम, 32 है, 32 इंटू 2.5 आ गया, ठीक है बालकों। तो ये आ जाएगा W2 आपका, रुकिए ये कितना है 1.25 कितना होता है 1/4 इंटू 32 इंटू 2.5, सही है। तो W2 आ जाएगा आपका 8 इंटू 2.5 20 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम आ रहा है। कौन है सॉल्यूट, मिथेनॉल। मिथेनॉल का मास 20 ग्राम आ रहा है, बट मिथेनॉल खुद में एक लिक्विड है, सॉल्यूट भी खुद में एक लिक्विड है। तो सॉल्यूट की डेंसिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट की वॉल्यूम, ओके। तो ये 0.793 है, तो ये गिवन मास 20 ग्राम अपॉन वॉल्यूम, तो V2 आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 0.793, यूनिट रहेगी मिलीलीटर। V2 कितना आ जाएगा 20 अपॉन 0.793 ml, ml को लीटर में चेंज करना हो कर लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखिए बालको, 1.17 क्या है। So sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm. Express this in mass percentage और determine the molality of chloroform. आप जानते हैं ना, आपने अगर जिन्होंने पहले नीट दिया हो 2023 में, जब तक एनवायरमेंटल इश्यूज बायोलॉजी का चैप्टर सिलेबस में था, तो वहाँ बताया था ना कि जापान में एक बार ग्राउंड वाटर में मरकरी आ गया था, जिसकी वजह से मीना माता डिजीज हो गई थी। तो यहाँ भी वही है कि एक सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरोफॉर्म आ गया, और क्लोरोफॉर्म कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग है, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसका बताना है कि मास परसेंटेज क्या है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा 15 ppm ऑफ CHCl3 का मतलब क्या है। उसका मतलब है कि 15 ग्राम CHCl3 इज प्रेजेंट इन
इज प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन, 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन, ठीक है। 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ग्राम सोल्यूशन में। तो मास परसेंटेज क्या होगी, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 10 की पावर 6 इंटू में 100 मास परसेंटेज होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं मोलैलिटी निकालने, तो मोलैलिटी क्या होता है, रुक जाइए, जब भी 2 लिखूंगा तो सॉल्यूट, 1 लिखूंगा सॉल्वेंट। मोलैलिटी होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पानी, सॉल्वेंट मतलब प्योर पानी, सॉल्यूशन नहीं, प्योर पानी। सॉल्वेंट का मास अगर आपने ग्राम्स में लिया है ना तो ऊपर 1000 लेना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्वेंट मास एक्चुअली में केजी में लिया जाता है, ओके। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, अब आपका क्लोरोफॉर्म आपका W2 आपका यहाँ पर 15 ग्राम है। मैं वैल्यू पुट नहीं कर रहा हूँ, पुट कर लीजिएगा, ठीक है। मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5 इंटू 3, तो यह आ जाएगा 119.5। हाँ ठीक लग रहा है। अब पानी का मास कितना है भाई, 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन था, उसमें मात्र 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म है, तो 1 मिलियन ग्राम के अंदर 15 ग्राम माइनस करेंगे तो क्या ही माइनस करेंगे, छोड़ो, अप्रॉक्सीमेशन करके 10 की पावर 6 डाल देंगे, आपके हिस्से का काम रहेगा। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ऊपर 1000 आ गया, क्योंकि ग्राम्स को नहीं लेके केजी में लिया जाता है, ठीक है। आपके हिस्से का काम रहेगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बालकों, 1.18 देख लीजिए। यहाँ पर वो लिमिटिंग रिएक्टेंट खेल रहे हैं, तो सुनिए। वो कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है A + B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर्स। इन रिएक्शन मिक्सचर्स के अंदर अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। तो सुनिए, पहला पार्ट है 300 एटम A के और 200 मॉलिक्यूल B के। तो सुनिए, बेसिकली A + B2 पता है क्या बता रहा है, AB2 ये बता रहा है कि A के एक एटम को B का एक मॉलिक्यूल चाहिए या फिर 2 B के एटम्स चाहिए, है ना, रिएक्शन के लिए, बस। तो 300 एटम है अगर A के, तो A के 300 एटम को B के 300 मॉलिक्यूल चाहिए, B के मॉलिक्यूल कम है तो B इज लिमिटिंग, है ना, B इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि B जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, जल्दी खत्म हो जाएगा, B इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, ओके। 2 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B। तो सुनिए, ये गलत है, इसमें लिमिटिंग की कहानी आएगी। 2 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B से रिएक्ट करेंगे तो कुछ तो बच जाएगा, गलत नहीं है मतलब। तो आपने A के अगर 2 मोल लिए हैं तो 2 मोल आपको B2 के लेने पड़ेंगे, क्योंकि 1 मोल A का 1 मोल B2 का, तो 2 मोल अगर आपने A के लिए हैं तो 2 मोल B2 के लेने पड़ेंगे, यानी B के 4 मोल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ भी B लिमिटिंग है, यहाँ पर B वाला लिमिटिंग है। 100 एटम ऑफ A 100 मॉलिक्यूल ऑफ B, तो दोनों खत्म हो जाएंगे, नो लिमिटिंग का है, पहले कोई नहीं खत्म होगा, नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। 5 मोल A 2.5 मोल ऑफ B, तो इसमें क्या होगा कि A के 5 मोल को B2 के 5 मोल चाहिए, तो B के 10 मोल चाहिए, तो यहाँ भी B लिमिटिंग है, B कम है, B इज लिमिटिंग, है ना। उसके बाद A के 2.5 मोल को B के 5 मोल, तो यहाँ ठीक लग रहा है, A के 2.5 मोल को 2.5 मोल B2 चाहिए, B के 5 मोल चाहिए, तो ये पूरे रिएक्ट करेंगे दोनों, तो इसमें नो लिमिटिंग रिएक्टेंट आएगा, ठीक है, नो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर किसी का मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा डगमगाया हुआ हो, हालांकि इस स्टेज पे आपका मोल कॉन्सेप्ट डगमगाया हुआ नहीं होगा, बट अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट डगमगाया हुआ है तो आपको कलेश हो जाएगा यहाँ पर। एनीवेज आगे देखिए, चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे कुछ है नहीं कि यहाँ देखिए क्या है। अब आप आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहे डाइनाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हो, दिख रहा है वो में, बट ये बैलेंस नहीं है, तो याद रखिएगा कि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। कैलकुलेट करिए मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस अगर 2 किलो डाइनाइट्रोजन 1 किलो डाइहाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो मैं आपको इसका केस समझाता हूँ, लिमिटिंग रिएक्टेंट का केस कैसे होता है। N2 + इंडीड 3H2 गिव्स 2NH3 है, तो देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा, ठीक है। ये है आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ दे रखा है उन्होंने कि आपने 2 किलो डाइनाइट्रोजन लिया, तो आपने 2000 ग्राम नाइट्रोजन लिया और वो 1000, जो कि दूसरे कलर से लिखते हैं, 1000 ग्राम, वो 1000 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। तो आप पूछ रहे हैं कि कितना अमोनिया बनेगा और कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या, और अगर कोई एक्सेस रिएक्टेंट है क्या, अगर है तो कितना बचा रह जाएगा। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका है जो मैं 11वीं क्लास के बच्चों को बताता हूँ, कि थोड़ा लेंदी पड़ता है तरीका। भाई आप अगर समझदार हो चुके हैं, अब आपके फिंगर टिप्स पे होगी केमिस्ट्री, तो आपके लिए आसान है, बट 11वीं क्लास के बच्चों को जैसे मैं कराता हूँ मैं वैसे बताता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि आप एक लिखो नाइट्रोजन और फिर लिखो प्रोडक्ट, फिर लिखो हाइड्रोजन और फिर लिखो प्रोडक्ट, ठीक है।
आप नाइट्रोजन से बनाओ कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा है। अगर आप 2000 ग्राम नाइट्रोजन लो तो उससे एक्चुअली में कितना अमोनिया बनेगा, मतलब अगर 2000 ग्राम नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट कर पाए तो कितना अमोनिया बनेगा। तो यहाँ से x कितना आएगा आपका, यूनिटरी मेथड से निकालना पड़ेगा, 34 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 28 है ना, ये आ जाएगा आपका। तो 34 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 28 जरा मैं कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 34 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई 28, तो ये आ जाएगा 2428.57 2428.57 ग्राम आपका अमोनिया बनेगा अगर 2000 ग्राम नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट कर जाए, ठीक है। अब हाइड्रोजन का खेल खेलिए यहाँ पर, तो 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनेगा। अगर 1000 ग्राम हाइड्रोजन समहाउ पूरा रिएक्ट कर पाए तो कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपको वो 34 इंटू इंडीड 1000 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये भी कर लेते हैं सॉल्व जरा। तो होप यू डोंट माइंड बच्चों, जरा मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। 34 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ जाएगा 5666.66, तो 5666.66 ग्राम। इसका क्या मतलब है यार, ये क्या हो क्या रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि जब नाइट्रोजन समहाउ पूरा रिएक्ट कर लेगा तो इतना अमोनिया बनेगा, और अगर हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट कर लेगा तो इतना अमोनिया बनेगा। अब जब नाइट्रोजन पूरा रिएक्ट करके इतना अमोनिया बना रहा है तो अकेला हाइड्रोजन थोड़ी ना अमोनिया बना देगा, तो जिससे कम प्रोडक्ट बनेगा ऐसे करना है। एक रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट के साथ यूनिटरी मेथड करना है, एक रिएक्टेंट को एक प्रोडक्ट के साथ यूनिटरी मेथड करना है, फिर दूसरे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के साथ यूनिटरी मेथड करना है। जिस भी रिएक्टेंट से कम प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो आपका N2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, N2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। और जितना प्रोडक्ट बनेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट की वजह से, इन दोनों में से जो कम प्रोडक्ट बनेगा एक्चुअली में उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ NH3 कितना है, अमाउंट ऑफ NH3 है आपका जितना कम बना है, जो 2428.57 ग्राम अमोनिया बनेगा आपका, ठीक है। तो क्योंकि हाइड्रोजन पूरी रिएक्ट कर नहीं पा रही है ना, अकेला हाइड्रोजन थोड़ा अमोनिया बनाएगा, तो हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएक्टेंट। विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, तो वो है हाइड्रोजन। कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा, अमाउंट ऑफ H2 अनरिएक्टेड जो रह जाएगा, अमाउंट ऑफ H2 अनरिएक्टेड जो रह जाएगा, सुन लीजिए वो कितना रह जाएगा। अवेलेबल कितना था, 1000 ग्राम अवेलेबल था, और ये बात हमें समझ आ चुकी है कि 1000 ग्राम पूरा रिएक्ट किया नहीं है, 1000 ग्राम। तो रिएक्ट कितना किया है, तो सुनिए पहले वाले केस को लेना पड़ेगा, दूसरा वाला केस तो यूजलेस है हमारे लिए, है ना, क्योंकि उसमें तो हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो तो मिसलीडिंग ही है, क्योंकि एक्सेस रिएक्टेंट तो पूरा रिएक्ट करता नहीं है। अब एक्चुअली में अमोनिया कितना बना था, 2428.57 ग्राम बन रहा है नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होकर के। उस केस में नाइट्रोजन कितना लिया है आपने, 2000 ग्राम लिया है, 2000 ग्राम, और कितना अमोनिया बना है, 2428.57 बना है, तो बचा हुआ तो फिर हाइड्रोजन ही है ना। तो हाइड्रोजन आया होगा, बचा हुआ हाइड्रोजन कितना है, 428.57 ग्राम हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है। 2000 ग्राम नाइट्रोजन ने एक्चुअली में 428.57 ग्राम से रिएक्ट करा होगा, तभी तो 2428.57 ग्राम अमोनिया बना होगा। तो इतना हाइड्रोजन बचा हुआ रह जाएगा, इतना तो रिएक्ट किया है ना एक्चुअली में, दिख रहा है वो तो अमोनिया के अंदर ना, इतना बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। यस, तो कितना मास होगा, हमने मास निकाल दिया, कितना हाइड्रोजन बचा हुआ रह जाएगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आया, ठीक है। चलिए आइए बालको अगला सवाल देख लेते हैं। ये एक प्यारा क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा कैलकुलेशन को कम करने के लिए। कह रहे हैं कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ दारू, ठीक है, जिसमें दारू बहुत कम डाली गई, इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ऐसा करिए कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल होगा 0.040, तो इसमें होगा दारू, ठीक है। तो इथेनॉल के मोल्स डिवाइडेड बाय इथेनॉल के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स, ठीक है, यही तो मोल फ्रैक्शन होता है। अब यार मोल फ्रैक्शन तो बहुत कम है, किसी ने कहने को ही पी ली है तो कॉफ सिरप ही है एक्चुअली में, ठीक है। ये पैग नहीं है बालको है, 60 ml पटियाला पैग नहीं है ये, ठीक है। थ्रू दिस क्वेश्चन आई डू नॉट एनकरेज ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, डिस्क्लेमर। तो देखिए बालको, इथेनॉल प्लस वाटर में आप इथेनॉल को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और सिर्फ वाटर के ही मोल ले लेंगे। अब आप एज्यूम कर लीजिए कि 1 लीटर पानी है। क्यों एज्यूम कर रहे हैं आप 1 लीटर पानी है, क्योंकि 1 लीटर पानी में जितने भी इथेनॉल के मोल्स आएंगे एक्चुअली में वही मोलारिटी भी होगी। हालांकि ये अप्रॉक्सीमेशन है तो आंसर तो सही नहीं आएगा। तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम, डेंसिटी 1 लेते हैं तो अपॉन पानी का मोलर मास, तो 55.55 आ जाएगा, 55.55 आ जाएंगे, ठीक है। इथेनॉल के मोल्स मैंने यहाँ पर इग्नोर कर दिया, तो बस हो गया।
तो 0.040 इज इक्वल टू दारू के मोल्स अपॉन डिनोमिनेटर हमने बोल दिया कितना है 55.55, ये अप्रॉक्सीमेशन है भाई। तो इथेनॉल के जो भी मोल्स आ रहे हैं 55.55 इंटू 0.040 वो एक्चुअली में इथेनॉल के मोल्स है 1 लीटर पानी के अंदर, और 1 लीटर पानी के अंदर इथेनॉल के जो भी मोल्स हैं उसी को मोलारिटी बोला जाएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली जो भी आ रहा है ना, एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, एक बार देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, राइट। तो ये आ रहा है हमारा 55.55 इंटू 0.04, तो ये 2.22 आ रहा है हमारा, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है। वैसे 2.31 करके एनसीईआरटी में पीछे शायद आंसर है बच्चों। आई होप आप समझ गए। ठीक है, नोट करिए। चलिए फिर आगे देखिए, ये वाला सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का हमने पिछला क्वेश्चन कौन सा किया हमने, ये वाला किया ना, मोलारिटी वाला, इथेनॉल वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है, इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। देखिए तो पॉपुलर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसका आंसर सबको पता है, बट इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना ये ज़रूरी है। ठीक है, तो एक वेल्डिंग गैस है, वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन से आया आपका 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.690 ग्राम वाटर आया, और कोई और प्रोडक्ट नहीं आया, और इसकी 10 लीटर वॉल्यूम जो है उसका मास आया 11.6 ग्राम। आपको इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए मेहनत करते हैं। हम मान लेते हैं कि वेल्डिंग गैस में सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो कुछ CO2 मिला और कुछ मोल H2O के मिले, कुछ ऐसा सिनारियो है। हमने बैलेंस नहीं किया है, बट एनीवेज आपको पता ही है कि ये कैसे बैलेंस होता है। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे हैं, इन्होंने बोला है कि हमने कुछ ग्राम इसका हवा में जलाया है और हमें कितना मिला है, एक्चुअली में हमें मिला है 3.38 ग्राम CO2 और 0.690 ग्राम पानी मिला है। ठीक है, तो अब ये याद रखिए कि 12 एक्चुअली में कार्बन और CO2 का यूनिटरी मेथड देखिए तो 12 ग्राम कार्बन को जलाने से ऑक्सीजन मिल रहा है, तो 44 ग्राम CO2 मिलेगा। कितना कार्बन जलाने से, एक्स मत लिखिए, एक्स यूज़ कर चुके हैं तो ठीक है, कुछ भी यूज़ कर लीजिए, यहाँ पर ए यूज़ कर लीजिए। ए ग्राम कार्बन जलाने पे 3.38 ग्राम CO2 मिलेगा। यहाँ से ए कितना आएगा, ये आएगा 12 इंटू 3.38 डिवाइडेड बाय 44। तो एक्चुअली में ये पता लग जाएगा कि उस सैंपल के अंदर कितना कार्बन है, और इसके लिए मैं अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, चलिए, तो ये आ जाएगा आपका 12 इंटू 3.38 डिवाइडेड बाय 44, तो ये 0.921 ग्राम कार्बन था उस सैंपल के अंदर, है ना। अब हाइड्रोजन के लिए खेलते हैं, तो देखिए हाइड्रोजन के लिए यूनिटरी मेथड कैसे खेलेंगे हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन और H2O, 2 ग्राम हाइड्रोजन 18 ग्राम पानी में पाया जाता है। तो एक्चुअली में यहाँ पानी 0.690 ग्राम मिला है, तो B ग्राम हाइड्रोजन होगा। यहाँ से B आ जाएगा आपका 2 इंटू में 0.690 डिवाइडेड बाय 18। इतना हाइड्रोजन उस सैंपल ऑफ गैस के अंदर था, यानी 2 इंटू 0.690 इज इक्वल टू जो भी आया डिवाइडेड बाय 18, तो 0.076 आंसर रहेगा। तो यहाँ पर आ गया 0.076 ग्राम हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक आप एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट डेटा पता लग गया कि अमाउंट ऑफ कार्बन उस सैंपल के अंदर था, अमाउंट ऑफ कार्बन उस बर्निंग गैस उस वेल्डिंग गैस के सैंपल में था 0.921 ग्राम, और उसके अंदर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन जो था ना बच्चों, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन था 0.076 ग्राम। ठीक है, अमाउंट ऑफ कार्बन और अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आपको पता लग चुका है। ओके, अब क्या करें, अब देखिए अब देख लीजिए, यहाँ पर मुद्दा ये है कि कितना कार्बन का परसेंटेज था, क्योंकि इंपेरिकल फॉर्मूला के थ्रू यही करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज था, तो 0.921 डिवाइडेड बाय 0.921 प्लस 0.076, ये आएगा 0.076 डिवाइडेड बाय 0.921 प्लस 0.076 ऑब्वियसली इंटू 100 है ना। तो यहाँ से कार्बन की परसेंटेज और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल आएगी, जो कि एक्चुअली में क्वेश्चन का पार्ट होता है यूजुअली, है ना। चलिए ठीक है, तो अब क्या है 0.921 और ये क्या है प्लस 0.076, तो ये 0.997 है, तो 0.921 डिवाइडेड बाय 0.997, तो 92.37% आता है, 92.37%। और ये आ जाएगा फिर आपका, अगर हम 100 में से 92
0.37 माइनस करेंगे तो 7.63% आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब परसेंटेज आ गई जो एक्चुअली में नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला वाले में। यहाँ पर इतनी मेहनत करके आपको परसेंटेज निकालनी पड़ी है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन 92.37 है, 92.37, और ये आपका 7.63% है हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए जितनी मेहनत करते हैं आप वही मेहनत करिए बालकों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो सिंबल है वो है कार्बन और हाइड्रोजन। परसेंटेज लिख देते हैं यहाँ पर, तो परसेंटेज है 92.37 इंडीड, और ये है 7.63 इंडीड। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास कार्बन का आपका रहेगा 12 और हाइड्रोजन का 1 रहेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकाले जाएं, मान लेते हैं कि सब्सटेंस 100 ग्राम था, तो ये आ जाएगा 92.37 डिवाइडेड बाय 12, और ये 7.63 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 7.63 आएगा। यहाँ पर ये भी 7.63 ही आएगा। एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक रेशियो जो छोटी वैल्यू होती है उसको दोनों को डिवाइड करना होता है। 7.63 को 7.63 से डिवाइड करें तो ये 1 आएगा, 7.63 को 7.63 से डिवाइड करें तो ये भी 1 आएगा। तो यहाँ से एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका प्राप्त हो चुका है जो कि C1H1 है बच्चों। C1H1 एम्पिरिकल फॉर्मूला है। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास के लिए इन्होंने वॉल्यूम एट एसटीपी दे रखा है, कितना वॉल्यूम, कितने ग्राम, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है एसटीपी पे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, अब सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर। याद रखिए इन्होंने बोला है कि 10 लीटर वॉल्यूम का मास है 11.6 ग्राम, तो 22.4 लीटर 1 मोल का मास कितना होगा उसे ही मोलर मास बोला जाएगा। तो यहाँ से मोलर मास आएगा आपका 22.4 इंटू 11.6 डिवाइडेड बाय 10, तो आएगा आपका 26 ग्राम, अप्रॉक्सीमेटली 26 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आ जाइए। तो N होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपका 26 है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपका 12 और 1 13 है, N आपका 2 आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय N, यानी C1H1, और 2 से मल्टीप्लाई तो आंसर आएगा C2H2 बच्चों। C2H2 आ गया, राइट। आई होप आप समझ गए। तो पूरा क्वेश्चन हो गया, ये वाला लेंथी क्वेश्चन था। ऐसा है क्वेश्चन ब्यूटारिक एसिड वाला भी है पॉपुलर। इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी कंपाउंड के लिए आ सकता है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन होता है, बेंजीन पूछ सकते हैं, एसिटाइलिन की जगह ब्यूटारिक एसिड, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है ना। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना पड़ेगा। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव डिजीज। ठीक है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl से रिएक्ट करके बना रहा है कैल्शियम क्लोराइड, प्लस में CO2, प्लस में इंडीड H2O। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस इक्वेशन के हिसाब से इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट करेगा। तो वहाँ पर क्या है, इसके मोल्स क्या है आपको पता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो HCl के मोल्स कितने हैं, 25 को लीटर में बदल देते हैं ml को, तो ये वॉल्यूम मोलैरिटी से मल्टीप्लाई किया तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो HCl के मोल्स है, तो आपको कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल इससे आधे चाहिए होंगे। तो हाफ ऑफ, दिख रहा है ना, तो 1:2 का रेशियो है, हाफ ऑफ 25/1000 इंटू 0.75, तो हाफ ऑफ 25/1000 इंटू 0.75 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो ये गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा ना। मोलर मास क्या है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ से गिवन मास आ जाएगा बच्चों, कितना गिवन मास चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, राइट। आ जाइए अगला सवाल देखिए बाल को। अगला सवाल क्या है आपका 1.36, ये लास्ट हो गया पहले चैप्टर का। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। तो ये तो ईजी है, 4 HCl MnO2 से रिएक्ट कर रहा है और कुछ कुछ बना रहा है जो कि 2H2O प्लस स्टोइशियोमेट्री है MnCl2 प्लस Cl2। ठीक है, लेबोरेटरी में क्लोरीन गैस मेथड, क्लोरीन गैस को प्रिपेयर करने का भी ये तरीका होता है ना। MnO2 H2SO4 डाल दो, HCl डाल दो तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। तो 4 इंटू 36.5 ग्राम रिएक्ट कर रहा है। मैंगनीज का 55 होता है, 55 प्लस 32 तो 87 ग्राम MnO2 से रिएक्ट कर रहा है। और हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl, 5 ग्राम MnO2 से रिएक्ट करेगा। यूनिटरी मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपके हिस्से का काम रहेगा। आ जाइए बालकों, आ जाइए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम थोड़ा ईजियर साइड पे लगेगा आपको, क्योंकि अब आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं, अब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके हैं। जब आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लेते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो मजाक लगता है बिल्कुल देखने में, है ना बालकों। आ जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चन देखते हैं क्विकली। बहुत सारे ईजी लगे तो छोड़ देंगे। कह रहे हैं फोटोन की वेवलेंथ ये है, मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, वर्क फंक्शन इतना है। एनर्जी ऑफ फोटोन तो मैं नहीं कर रहा है, hc/λ से वर्क फंक्शन निकल आएगा फोटोन का। दूसरा पार्ट है काइनेटिक एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी होती है एनर्जी होती है वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो hc/λ डाल दीजिएगा
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लीजिएगा। वर्क फंक्शन आपको 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे ही रखा है, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो बचेगी एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिलेगी, और ये जूल में आएगा, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आने के बाद उसे हाफ mv² रख दीजिएगा। यार ये डुअल नेचर के अंदर आप इतना खेल चुके हैं ना इन क्वेश्चंस के अंदर के साथ कि आपको ये मजाक लगते होंगे, हाफ mv² रख दीजिएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन लिए नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, चलिए कर लीजिएगा, छोड़ देता हूँ इसे मैं। आइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. Calculate the ionization energy in kilojoule per mole. इसका मतलब होता है कि ionization energy of one atom के लिए ionization energy जो है वो है hc/λ, यानी 6.6 10 to the power -34 h, speed of light 3 into 10 to the power 8, लैम्डा 242 नैनोमीटर को मीटर में बदला, तो ये जूल में आ गया आपका, ठीक है, जूल में आ चुका है, ठीक है। लेकिन आपको पर मोल निकालना है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फॉर 1 मोल क्या होगा, 1 मोल के लिए आप जो आयनाइजेशन एनर्जी आई थी ना आपकी, जो भी आई थी 6.6 10 to the power -34 मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 242 10 की पावर -9, इसे 1 मोल से मल्टीप्लाई करिए, 6.022 10 to the power 23, ये जूल पर मोल आ रहा है, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये किलो जूल पर मोल आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए, 25 वॉट का बल्ब है, 25 वॉट का बल्ब है और मोनोक्रोमैटिक लाइट एमिट कर, रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो एक बल्ब है, ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है, खुद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, कितने एमिट हो, क्वांटा मतलब वही फोटॉन्स, एमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है बल्ब की पावर ऑफ द बल्ब जो कि 25 वॉट है, डिवाइडेड बाय एक फोटोन की एनर्जी hc/λ, आपको माइक्रोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, पावर ऑफ द सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। आइए अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू रेडिएशन ऑफ, तो ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी c/λ0 हो जाएगी और वर्क फंक्शन hc/λ0 हो जाएगा। चलिए हो गया, मौज करिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी से निकले तो उसका मतलब लाइट की एनर्जी जस्ट वर्क फंक्शन के बराबर ही है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल 4 से 2 तक, तो r 1/2² - 1/4² ज़ेडबर्ग फॉर्मूला, तो 1/λ r 1/4 - 1/16, ठीक है, तो 1/λ r एलसीएम लो 16 4 - 1, यहाँ से आ जाएगा 1/λ इज इक्वल टू 3r/16, यहाँ से लैम्डा आ जाएगा 16/3 इंटू 1/r, तो लैम्डा आ जाएगा 16/3 इंटू में 912 एंगस्ट्रॉम। 1/r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एक अच्छा शॉर्टकट होता है आपका, r को 109677 पर सेंटीमीटर ना इस्तेमाल करके 1/r को हम 912 एंगस्ट्रॉम लेके चलते हैं। उम्मीद है आप समझ गए। आइए अगला सवाल लपेटते हैं। अगला सवाल देखिए बाल को, है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम n इक्वल टू 6 ग्राउंड स्टेट पे आता है, तो देखिए 6 से 1 पे आता है, तो इसका शॉर्टकट देखिए 6 लेवल से फर्स्ट लेवल पे आता है अगर, तो 6 और 1 का डिफरेंस 5 हो गया, तो आंसर है समेशन 5 4 3 2 1, इनका सम कर लीजिए, टोटल 15 लाइन्स आएंगी और इसमें से ये लाइमन में होंगी, ये बाल्मर, ये पास्टन, ये ब्रैकेट, ये पी फंड, ठीक है, तो 5 लाइन लाइमन की, फिर बाल्मर, फिर पास्टन, फिर ब्रैकेट, फिर पी फंड, ठीक है, टोटल 15 लाइन्स एमिट होंगी। आ जाइए, इसका मतलब ये अगर आपको बोला जाए 7 से 2 में आया तो 7 और 2 का डिफरेंस 5, तो आंसर रहेगा 5 4 3 2 1, क्योंकि 2 पे आ रहा है तो स्टार्ट बाल्मर से होगा, बाल्मर में इतनी लाइन, फिर पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, हमफ्री। मान लीजिए फोर्थ से सेकंड में आया तो 4 और 2 का डिफरेंस 2, समेशन 2 और 1, 2 बाल्मर में 1 पास्टन में, ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए। चलिए, द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जिसकी एनर्जी है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n इक्वल टू 2 ऑर्बिट, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। कुछ भी नहीं है, देखिए सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, -2.18 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली रिमूव करना है तो उसे इन्फिनिटी पे ले जाना है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी E∞ - E2, आप समझ गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.18 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर। ये कह रहे हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितनी चाहिए, इसके लिए ऐसा कराने के लिए तो इस एनर्जी को hc/λ रख दीजिए, वो लैम्डा जो आएगा वो मीटर में आएगा, उसको बाद में सेंटीमीटर में बदल लीजिएगा, राइट।
चलिए अगला सवाल देखिए बालकों। अगला सवाल है हमारा कुछ भी नहीं है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी है। तो आप जानते हैं क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एच अपॉन अंडर रूट में, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं तो ये बड़ा आसान लगेगा आपको, ठीक है। एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, सब कुछ दे रखा है, क्योंकि वो पूरा का पूरा डुअल नेचर ही आ जाता है ना, डुअल नेचर एटम्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर g ऑर्बिटल्स टू एग्जिस्ट। तो आप जानते हैं कि आप 4 सबशेल पढ़ते हैं, sp-df, g सबशेल आप पढ़ते नहीं है। तो n आपको पता है जो भी होता है, l होता है 0 से n-1 तक। तो l 0 1 2 3 4 लेते हैं अगर हम, तो इसको s बोलते हैं, इसको p, इसको d, इसको f और इसको g बोलते हैं, है ना। तो sp-df तक आप पढ़ लेते हैं, g ऑर्बिटल की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उतने एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए। तो मिनिमम वैल्यू n की क्या हो g ऑर्बिटल्स के लिए, तो n की मिनिमम वैल्यू 5 होनी चाहिए। n की मिनिमम वैल्यू 5 होगी तो l की तो वैल्यू 4 आ सकती है अगर n की, क्योंकि l की वैल्यू 1 कम होती है n से, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखिए, वो हो गया भैया, अभी देखिए आसान सवाल है। एक्सप्लेन गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 नहीं हो सकता, n 0 नहीं हो सकता, ये गलत है। n1 l0 ml0 ms हाफ, ये ठीक है बिल्कुल। फर्स्ट शेल l की वैल्यू हमेशा n से कम होती है, 0 से n-1 तक, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये ठीक है बिल्कुल, ठीक है। n3 l3 n और l सेम नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, l होता है 0 से n-1 तक, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है आपका -l से +l तक। आपका स्पिन क्वांटम नंबर ऑलवेज +½ और -½ होता है, इंडीड, ठीक है बच्चों, राइट। चलिए अगला सवाल देखिए आप, 2.31 देख लीजिए एनसीईआरटी आप। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव दिस क्वांटम नंबर। तो देखिए पहले पार्ट में n4 है, n4 का मतलब मेन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर n4 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स n4 के लिए हो जाएंगे, मेन शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 2n², 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 जो होंगे वो स्पिन क्वांटम नंबर +½ वाले होंगे, और 16 जो होंगे वो -½ वाले होंगे। 16 वाले +½ वाले होंगे और 16 वाले -½ होंगे, तो -½ वाले एक्चुअली में 16 इलेक्ट्रॉन होंगे, आंसर 16 रहेगा। अब n3 मतलब थर्ड मेन शेल, l0 मतलब s सब शेल, 3s के अंदर, सेकंड क्वेश्चन में 3s के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया, चलिए इसमें क्या ही दिक्कत है। अगला सवाल देखिए, शो दैट दी सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड mvr/h/2π। देखिए शो दैट लिखा है, लेकिन आपसे ऐसे करके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बोर ऑर्बिट की सर्कमफ्रेंस इंटेग्रल मल्टीपल होती है डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। तो हाँ होती है भैया, होती है। mvr/h/2π, यहाँ से अगर आप रीअरेंज करेंगे तो 2πr n टाइम्स h/mv आएगा। 2πr अपना वही है, सर्कमफेरेंस ऑफ बोर ऑर्बिट है ये, ठीक है, और ये आपकी n टाइम्स है डी ब्रॉय वेवलेंथ की, n टाइम्स ऑफ लैम्डा है बच्चों, राइट, परफेक्ट है। चलिए, तो आपको चैप्टर 2 में उतना मजा नहीं आ रहा है क्योंकि हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ चुके होते हैं, राइट। चलिए अगला सवाल है कि ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी जो लाइट की एमिट होगी वो ये है, उसका फॉर्मूला ये है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n इफ द ट्रांजिशन इज ऑब्जर्व्ड एट 1285 नैनोमीटर। तो आसान है, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है 3.29 10 की पावर 15 1/3 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। तो न्यू होगा आपका c बाय लैम्डा, 3.29 10 की पावर 15 1/3 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि वेवलेंथ 1285 नैनोमीटर, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1285 नैनोमीटर को 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 3.29 10 की पावर 15, ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर। यहाँ से बच्चों इसे सॉल्व करके आपको n की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। चलिए कैलकुलेट द वेवलेंथ, देखिए कह रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एमिशन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्बिट हैविंग द रेडियस 1.3225 नैनोमीटर। तो रेडियस वैसे होती क्या है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन एटम ही है, हाइड्रोजन कुछ और तो दे नहीं रखा, तो हाइड्रोजन लेते हैं इंटू n², हाइड्रोजन के लिए Z1 है। तो पहली रेडियस जो है ना, तो वो है आपकी 0.53 इंटू 10 की पावर -10 इंटू n1², ये है आपका 1.3225 इंटू 10 की पावर -9, ठीक है। तो उसको ले जाइए नीचे यहाँ पर, तो क्या आएगा आपका n1² है, तो n1² इज इक्वल टू 1.3225 और 0.53
तो ऊपर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो यहाँ से आपका 13.2 डिवाइडेड बाय 0.53 आ रहा है ना, देख लेते हैं एक बार। 13.2 डिवाइडेड बाय 0.53, तो ये 25 आ रहा है लगभग, है ना। n1 का स्क्वायर आपका 25 है, तो इसका मतलब ये n1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 है, ठीक है। दूसरे n2 की वैल्यू क्या है आपकी, n2 की वैल्यू है आपकी ये 200, रेडियस तो वही है 0.53, 10 टू द पावर -10 n2 स्क्वायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, इज इक्वल टू 211.6 10 की पावर -12, ओके। तो ये हो जाएगा आपका n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 211.6 10 की पावर -12, 11, ठीक है, 0.53 10 की पावर -10, तो यहाँ से n2 स्क्वायर आपका 4 आएगा, तो यहाँ से n2 की वैल्यू 2 आएगी। बस अब आपसे वही रिडबर्ग फॉर्मूला लगा के वेवलेंथ पूछ रहे हैं, तो 1/λ r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। अब लैम्डा पूछ रहे हैं तो r 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। बच्चों r की वैल्यू के लिए आप जानते हैं 1/r निकाल लीजिएगा और 912 एंगस्ट्रॉम पुट कर लीजिएगा, राइट। आई होप आप समझ गए। चलिए आइए अगला सवाल लपेट लेते हैं बाल को। तो अगला सवाल है वेलोसिटी एसोसिएटेड, देखिए वेलोसिटी, द वेलोसिटी एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट इतना है। इफ द हॉकी बॉल हैज अ मास ऑफ, हॉकी बॉल का मास इतना है, मूविंग दिस वेलोसिटी, तो कुछ भी नहीं है, फालतू बात है। अब तो डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछ रहे हैं, लैम्डा h/mv हॉकी बॉल की, तो 6.6 10 टू द पावर -34, हॉकी बॉल का मास है 0.1 और वेलोसिटी कितनी हॉकी बॉल की 4.37 10 की पावर 5 मीटर में आंसर रहेगा। चलिए इजी, फालतू की अंग्रेजी लिखी ऊपर वोल्ट्स, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.002 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टिनिटी इन द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन को हम h/4π इंटू 0.05 नैनोमीटर बोले, तो क्या कोई प्रॉब्लम है ऐसी। तो देखिए हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या है, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी बराबर है h/4π के, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, मैंने बराबर लिख दिया, ठीक है। अनसर्टिनिटी इन पोजीशन है 0.002, इसको नैनोमीटर ही रहने देता हूँ, ठीक है। और अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम h/4π हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम आएगा h/4π डिवाइडेड बाय 0.002, जो कि 500 आ जाएगा शायद, है ना, 500 आ जाएगा। तो अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम इतना आ रहा है, वो कह रहे हैं कि मोमेंटम की वैल्यू h/4π इंटू 0.05 हो सकती है क्या, तो भाई नहीं हो सकती, क्योंकि अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम ही इस वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है। तो अनसर्टिनिटी इन मोमेंट, किसी चीज़ की अनसर्टिनिटी उसकी वैल्यू से ज़्यादा थोड़ा ना हो सकती है। लेट्स से मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, तो अनसर्टिनिटी 1-2 इंच की होगी ना, 10-12 फुट की अनसर्टिनिटी नहीं हो सकती ना, 5 फुट 7 इंच प्लस माइनस 10-12 फुट, अजीब बात है ना। तो यस देयर इज अ प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग दिस वैल्यू, बिकॉज अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन दी वैल्यू इटसेल्फ, मेजरमेंट इटसेल्फ, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पर यूनिट्स चेंज नहीं करी, क्योंकि उन्होंने उस तरीके की यूनिट्स दी थी। 2.62 देख लीजिए बाल को, 2.62 है आपका कि तो क्वांटम नंबर्स ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो n+l रूल होता है ना, तो जिसकी n+l रूल होता है, जिसकी n+l की वैल्यू छोटी है उसकी एनर्जी कम है, और अगर n+l सेम है तो लोअर वैल्यू ऑफ n जिसका है, लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी, है ना, विल हैव लोअर एनर्जी, नहीं तो सांप बना लीजिएगा बॉब रूल वाला, और क्या है। यहाँ देखिए क्या है, बना लीजिए, देखिए 4sp_d 4d है, ये क्या है 3d है ये भी, ठीक है, ये क्या है 4p है, चलिए बढ़िया है ना। उसके बाद ये क्या है 3d है, ये भी 3d है, ये क्या है 3p है, सही है, ये क्या है 4p, ठीक है। बालकों देख लीजिए अब आप n+l रूल के हिसाब से, नहीं तो ऑफ रूल का लिख लीजिएगा यार, वही अपना 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ठीक है। उसके बाद में अपना 2p 3p 4p 5p 6p 7p, उसके बाद में बाल को अपना वही 3d 4d 5d 6d, उसके बाद में बाल को अपना वही 4f 5f। तो सबसे कम एनर्जी 1s की, 1s के बाद 2s की, फिर 2p 3s की, 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f, उसके बाद ये देख लीजिए। अब जो 4d 4d है तो उनकी एनर्जी सेम है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, सबसे पहले मुझे लग रहा है 3p आ रहा है, सबसे पहले 3p आ रहा है, तो सबसे कम एनर्जी 3p की है। 3p के बाद किसकी है, 3p के बाद तो फिर 3d दिख रहा है, 3p के बाद फिर एनर्जी 3d की है, और 3d एक नहीं है, 3d एक्चुअली में 2 हैं, तो दोनों 3d की बराबर एनर्जी है। अच्छा 3d से ज़्यादा फिर किसकी है,
फिर तो दोनों 4p ही हैं, 4p की एनर्जी बराबर है और 4p से ज़्यादा फिर 4d की है। इंडीड, चलिए बढ़िया हो गया, तो आसान सवाल था, आप जानते हैं n+l रूल। ठीक है बालकों, आ जाइए। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम निपट गया। इसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे अभी, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स करते हैं स्टार्ट, है ना। थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी 11th पूरी 12th के 7 फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड एनसीईआरटी के सवाल मिल जाएंगे। आप इसको क्विकली रिव्यू कर सकते हैं, है ना। जहाँ दिक्कत आए बस वहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक ही दिन बचा है तो आपको क्विकली रिव्यू करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जहाँ दिक्कत लगे वहाँ गो थ्रू कर लीजिए, 2x पे देख लीजिए। अगर वीडियो लगभग 4 घंटे की होती है, 2 घंटे लगेंगे, 7 चैप्टर का अच्छा रिविजन हो जाता है। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशन देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, तो Q0 हो गया, थर्ड पार्ट आंसर रहेगा, थर्ड ऑप्शन आंसर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये 5th चैप्टर लिखा है, इसका मतलब ये नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से है बच्चों। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से मार्किंग है, क्योंकि आप समझ गए पुरानी एनसीईआरटी में चैप्टर 6 था। ठीक है, चलिए, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन इन द स्टैंडर्ड स्टेट 0 होता है। एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है। अगला देखिए, तो अब क्या बोला है, ये थोड़ा बेटर आ गया कि डेल्टा यू नॉट, वही दो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कंबशन, मीथेन के कंबशन के लिए -x है। तो मीथेन की कंबशन की इक्वेशन क्या है, CH4 गैस, ठीक है, प्लस 2O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, है ना। ठीक बात है। तो डेल्टा Ng क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, तो -2 आ गया ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, बैलेंस्ड है, बैलेंस लग रहा है। ठीक है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ये फ्लॉट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही है ना। डेल्टा H इज डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, डेल्टा U -x है और ये -2RT हो गया। तो जाहिर सी बात है डेल्टा H0 डेल्टा U0 से एक्चुअली में कम है, तो थर्ड पार्ट ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए आपका, ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पे आ गया। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, अच्छा तो ये लिखना पड़ेगा आपको, कंबशन ऑफ मीथेन CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2, और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये इक्वेशन 1 है, और इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको जो भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, -890.3, ये इक्वेशन 1 है आपकी। ओके, ठीक है, मीथेन की दे रखी है, ग्रेफाइट की दे रखी है, ग्रेफाइट की C+O2 गिव्स CO2, C+O2 गिव्स CO2 दे रखा है, और इसकी एंथैल्पी दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, -393.5, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, डाईहाइड्रोजन के लिए H2 प्लस हाफ O2 गिव्स इंडीड H2O, तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ कंबशन डेल्टा H3 हो जाएगा आपका -285.8। दिस इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन क्या होगा स्टैंडर्ड स्टेट से। तो कार्बन आपको ग्रेफाइट लेना है, बेसिकली कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये कार्बन, मैंने कार्बन जो लिखा है वो ग्रेफाइट ही है, कार्बन प्लस क्या बनाना है, मीथेन, तो 2H2 गैस गिव्स CH4, आपको इसकी एंथैल्पी निकालनी। तो आपको इन तीनों इक्वेशंस को इस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि ये वाली इक्वेशन बन जाए। जो आप इन इक्वेशंस के साथ करेंगे वही उनके एंथैल्पीज के साथ भी करेंगे। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन वही है कि इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिंगल स्टेप और इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स द टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन्स सेम इंडीड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मीथेन चाहिए राइट साइड पे। ठीक है, तो कार्बन आपको चाहिए लेफ्ट साइड में, तो इक्वेशन 2 एज इट इज ले लीजिए, और हाइड्रोजन का डबल चाहिए तो इक्वेशन 3 का डबल 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। मीथेन आपको लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड करिए, या फिर मैथमेटिकली -1 भी लिख देंगे तो चलेगा। तो जो आपने इन इक्वेशंस के साथ किया, अगर इन तीनों इक्वेशंस के साथ यही किया तो एक्चुअली में आपको ये मीथेन की फॉर्मेशन की इक्वेशन आ जाएगी, और आपको इनकी एंथैल्पीज के साथ भी यही करना है। मैं बेसिकली आपसे ये कह रहा हूँ कि आंसर ये आएगा। सेकेंड वाली है -393.5, ठीक है, प्लस थर्ड वाला है -285.8, और उसका डबल लेना है आपको, और फर्स्ट वाला आपको माइनस करना है -890.3। इंडीड सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए थर्मोडायनेमिक्स का सवाल को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, जो भी एक रिएक्शन है A+B गिव्स C+D+Q इज फाउंड टू हैव, इसमें पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो डेल्टा G आप मानते हैं कि डेल्टा H माइनस T डेल्टा S है, तो ये जो है आपका इसमें पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज है, इसका मतलब तो ये तो टर्म फेवरेबल हो गई, और यहाँ पर हीट भी मुझे लग रहा है इवॉल्व हो रही है, तो ये डेल्टा H नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, और डेल्टा S पॉजिटिव है,
तो ये ओवरऑल डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव ही आ रहा है मेरे हिसाब से, है ना। तो पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर हो जाएगा ये, है ना, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर हीट इवॉल्व लिखा हुआ है, क्यों हीट इवॉल्व हुई है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंट्रोपी चेंज भी पॉसिबल है, दोनों फैक्टर्स फेवरेबल है। देखिए एनर्जी फैक्टर होता है कि दी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर मोर लाइकली टू बी स्पॉन्टेनियस, एंड ऐसे रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी बढ़ती है, चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव होता है, वो भी दे आर मोर लाइकली टू बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अगर दोनों फैक्टर फेवरेबल हैं तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, और दोनों फैक्टर अनफेवरेबल है, एंट्रोपी घटे और एंडोथर्मिक हो, तो रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव पॉजिटिव है तो फिर कभी लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है, कभी हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि डेल्टा जी नेगेटिव कब हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए कहानी क्या है 5.7। तो इन अ प्रोसेस 701 जूल, तो हीट जो है वो 701 जूल है, और 394 ऑफ जूल इज वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये वर्क डन बाय द सिस्टम आप केमिस्ट्री में नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, सॉल्व कर लीजिएगा। 701 में से 394 माइनस कर लीजिएगा बाल को। चलिए अगला सवाल लपेटते हैं बाल को, है ना। 5.8 क्या हो जाएगा आपका, The reaction of a cyanamide NH2CN solid with dioxygen was carried out in a bomb calorimeter and delta U was found to be this much। ठीक है, कैलकुलेट दी एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो आप जानते हैं क्या होता है, डेल्टा एच फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, परफेक्ट है। डेल्टा यू आपको गिवन ही है -742.7 इंटू 10⁻³ डेल्टा एन जी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट जो कि 2 हैं, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट जो कि 5/2 है ना, 3/2 + 1 5/2 इंटू आर आपका 8.314 है, इंटू टेम्परेचर 298 है, जूल आंसर रहेगा वाल को। ठीक है, फ्लॉट डेल्टा एच इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। चलिए, फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चलिए अब देखिए क्या है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस, मोलर हीट कैपेसिटी इतनी है, तो हीट रिक्वायर्ड होगा नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 60 ग्राम को 27 से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा एल्यूमिनियम का, मोलर हीट कैपेसिटी 24 है और चेंज इन टेम्परेचर 20 है, आंसर जूल में आ जाएगा बाल को, आपके हिस्से का काम रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 5.13 क्या बोलता है। तो ये तो बड़ा ही मजाक क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। तो क्या है इसमें, हो क्या रहा है, N2 3H2 से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है, तो इतनी हीट रिलीज हो रही है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आप बस 1 मोल बनाते हैं, 2 मोल नहीं बनाते, और 2 मोल में इतनी हीट रिलीज हो रही है, तो 1 मोल के लिए -92.4 डिवाइडेड बाई 2 किलो जूल आंसर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था, इसमें 2 मोल अमोनिया बन रहा है। आपको बताना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल अमोनिया बनते वक्त कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इसका आधा ले लीजिए, दैट्स इट, यही आंसर है। मजाक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इंटरप्रेट करना आना चाहिए बाल को। आ जाइए, ये रहा आपका थोड़ा बेटर क्वेश्चन, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पे दिख रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिथेनॉल की, कच्ची दारू बनानी है, मिथेनॉल बनाना है, पॉइजनस वाली दारू बनानी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये आपकी एम है, ये आपको चाहिए जीवन में ना, एम है, ये एम वाली इक्वेशन है। ओके, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट प्लस ट्वाइस ऑफ H2 गैस, ओके, प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स मीथेनॉल एंड विच इज अ लिक्विड। ओके, ये आपका एम है। तो अब आपको ये 3 इक्वेशंस को इस्तेमाल करके, ये वाली इक्वेशन बनानी है, ग्रीन वाली। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कार्बन किधर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, तो इक्वेशन 2 एज इट इज ले लीजिए। फिर हाइड्रोजन का डबल चाहिए, तो इक्वेशन 3 का डबल ले लीजिए। ठीक है, मिथेनॉल लेफ्ट में नहीं राइट में चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो आप ऐसा करेंगे अगर तीनों इक्वेशंस के साथ में, तो जो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए वो आ जाएगी, और फिर आप उनके एंथैल्पीज के साथ भी यही करेंगे, तो आपको टोटल एंथैल्पी भी आ जाएगी जो आपको चाहिए। बेसिकली इक्वेशन 2 की जो थी वो थी -393 इंडीड, इक्वेशन 3 की जो थी -286 का डबल ले रहा है, फिर फर्स्ट की माइनस करनी तो -726 का माइनस प्लस हो जाएगा। ये आंसर रहेगा बच्चों आपके लिए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, थोड़ा सा ब्यूटीफुल सवाल है थर्मोडायनामिक्स का, ये भी इजी है, उसके बाद। ठीक है, आ जाइए देखिए, थर्मोडायनामिक्स का ब्यूटीफुल सवाल में से एक है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन पे। तो सवाल को देखिए, वो ये कह रहे हैं कि कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर दिस प्रोसेस, और उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी निकाल दीजिएगा, कोई बात नहीं है। तो ठीक है, तो ये आपका एम है यहाँ पर, है ना। एम क्या है, CCl4 गैस से आपको चाहिए C गैस प्लस 4Cl गैस, ये एम है।
अच्छा, अब गिवन क्या है, गिवन में इन्होंने बदतमीजी करी है इस बार, इन्होंने रिएक्शंस ना दे करके उसको कुछ थर्मोडायनामिक नोटेशंस की फॉर्म में लिख दिया जिससे हम घबरा जाएं, बट हम थोड़े चालाकी करेंगे। तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, इसका मतलब CCl4 लिक्विड से जब CCl4 गैस बनाएगा तब ये एंथैल्पी चेंज आएगा, कितना आएगा 30.5 एंडोथर्मिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 इतना है, अब वो क्या होगा, कार्बन सॉलिड लेना है आपको, मतलब ग्रेफाइट लेना होता है, प्लस 2Cl2 लेना है, फिर आपने बनाया CCl4 लिक्विड और इस दौरान एंथैल्पी चेंज आपका आया ये माइनस में 135.5, ये आपकी इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 1 है। कुछ और भी दिया है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ कार्बन। तो देखिए एटमाइजेशन को दो तरीके से समझते हैं, गैसें अगर एक गैस का मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल को टोटे टोटे करना है एटम्स में, वो भी एटमाइजेशन बोल देते हैं कई बार, और किसी सॉलिड को गैस की फॉर्म में, एटॉमिक सॉलिड है उसको गैसियस फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने को भी वो एटमाइजेशन बोल देते हैं। तो यहाँ दोनों को ही एटमाइजेशन बोला हुआ है उन्होंने, तो इसको बोला हुआ है। देखिए तीसरा है कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस बना, ये भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ही है। और थर्ड इक्वेशन, इसकी थर्ड की एंथैल्पी दे रखी है आपको 715 भाई साहब, हाँ तो ज़्यादा ही होगी, इक्वेशन 3 ले लीजिए, ठीक है। फोर्थ आपसे बोला गया है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन Cl2 का, तो दिस मीन्स Cl2 गैस से आपने 2Cl बना दिए, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा जो भी था ये H3 था, ये H4 हो गया आपका, कितना है 242। अब आपको इन चारों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके जो एम वाली इक्वेशन है वो बनानी है, तो यहाँ थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले आपको देखना है CCl4 गैस आपको लेफ्ट में चाहिए, CCl4 गैस है फर्स्ट इक्वेशन में, लेकिन आपको लेफ्ट में चाहिए वहाँ राइट में, तो फर्स्ट इक्वेशन का माइनस ले लीजिए, सीधे निगेटिव ले लीजिए, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स करके ऐड करिए, माइनस साइन और फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब आपको कार्बन गैस चाहिए ही चाहिए, वो भी थर्ड इक्वेशन में, तो कार्बन गैस आपने थर्ड इक्वेशन को भी रिवर्स करके ऐड किया ना, थर्ड इक्वेशन को आपने एज इट इज ऐड किया, क्योंकि राइट में ही चाहिए आपको कार्बन गैस और वहां भी राइट में ही है। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन के अंदर 2Cl है, आपको 4Cl चाहिए, तो आपने फोर्थ इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। अब एक रह गई बीच में सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन का क्या करें, तो सुनिए, जब आपने थर्ड इक्वेशन को ऐड किया है तो लेफ्ट साइड के अंदर कार्बन सॉलिड ऐड हो गया होगा, बट आपको कार्बन सॉलिड फाइनल इक्वेशन में नहीं चाहिए, तो उसे माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 को आप माइनस कर दीजिए बच्चों। इसके साथ जो आपने इन इक्वेशंस के साथ किया है, ऐसा करने पे आपको जो एम वाली इक्वेशन है वो प्राप्त हो जाएगी, और जब वो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी तो इनकी एंथैल्पीज के साथ भी आपको वही खिलवाड़ करना पड़ेगा जो आपने इन इक्वेशंस के साथ किया है, ठीक है। तो ओवरऑल एंथैल्पी आ जाएगी। अच्छा, ये टोटल एंथैल्पी आएगी चारों बॉन्ड तोड़ने की, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी अगर आपको एक बॉन्ड की निकालनी है तो उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट, आप समझ गए, ठीक है। चलिए अगला सवाल बालको 5.17 देख लीजिए, 298 केल्विन पे हो रहा है, डेल्टा H और डेल्टा S दे रखा है, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा G आप जानते हैं, डेल्टा H माइनस का T डेल्टा S होता है, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा G का नेगेटिव होना आवश्यक है, यानी डेल्टा H का T डेल्टा S से छोटा होना आवश्यक है, यानी डेल्टा H अपॉन डेल्टा S की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए T से, T ग्रेटर होना चाहिए डेल्टा H अपॉन डेल्टा S से, T ग्रेटर होना चाहिए। डेल्टा H कितना है, डेल्टा H है 400 अपॉन 0.2, तो टी की वैल्यू 2000 केल्विन से ज़्यादा होने पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बच्चों, ठीक है, परफेक्ट है। अगला सवाल देख लीजिए बालकों, थर्मोडायनेमिक्स का शायद ये आखिरी सवाल है, इसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाएगा हमारा, ठीक है। काफ़ी जल्दी लपेट दिया हमने थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स D2D, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखा है, चेंज इन एंट्रोपी दे रखा है, डेल्टा G0। तो पहले डेल्टा H0 निकालिए यहाँ से, डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NG/RT, कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा U0 है माइनस 10.5 किलो जूल को जूल में बदलिए, डेल्टा NG है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, इनटू R की जगह 8.314 इनटू टेम्परेचर 298 लेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन से, डेल्टा H आ जाएगा। अब आपको गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा G0 निकालेंगे, वो आएगा डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0। अगर डेल्टा G नेगेटिव आ जाएगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा G पॉजिटिव आ जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर जीरो आ गया बाई चांस तो कहानी इक्विलिब्रियम की होगी। बाल को नोट कर लीजिए, बाल को आसान सवाल लग रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के। तो चलिए बच्चों, अब अगला चैप्टर आ गया आपका फेवरेट, इक्विलिब्रियम। यहाँ इक्विलिब्रियम चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम में, और काफ़ी ज़्यादा भी लिए हैं हमने, 24-25 क्वेश्चन लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया फ्रॉम द वैल्यू ऑफ Kp। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, Kp इज इक्वल टू Kc
RT रेज टू द पावर डेल्टा एन जी आपका फॉर्मूला होता है। तो Kp है 1.8 10 की पावर -2, Kc आपको निकालना है, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 500 और Ng डेल्टा Ng कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। तो 2 और 1 3 प्रोडक्ट हैं, माइनस गैशियस रिएक्टेंट कितने हैं 2, तो 1 आ जाएगा, है ना, पावर में 1 आ जाएगा, डेल्टा Ng 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट फिर से वही, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो Kp आपका है 167, Kc आपको निकालना है, R की वैल्यू आपकी 8.314 है, टेम्परेचर 1073 है, डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट तो एक ही है, यहाँ भी एक ही है ना, डेल्टा Ng की पावर 1 आ गया बच्चों। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट पहले इधर 3 - 2 1 था, उधर भी एक ही है। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला रिएक्शन है, इसमें गंदी कैलकुलेशंस हैं। रिएक्शन बिटवीन N2 एंड O2 टेक्स प्लेस एज फॉलोज। तो रिएक्शन है देखिए 2N2 प्लस O2 और ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपका हो गया 2N2O। ठीक लग रहा है। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ पॉइंट, देखिए नंबर ऑफ मोल्स क्या है तो is placed in a 10 liter reaction vessel and allowed to form N2O at temperature for which Kc दे रखा है, कॉम्पोजिशन निकालना है। तो इनिशियली कितना था, इनिशियली ये था, इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी या नंबर ऑफ मोल्स थे इसके 0.482 मोल, इसके थे 0.933 मोल और प्रोडक्ट था ही नहीं। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम मान लीजिए इसके मोल्स थे आपके 0.482 - 2x, 0.933 - x और ये आपका 2x। ठीक है, अब क्योंकि आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम चाहिए, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम भी करना पड़ेगा, 10 लीटर 10 लीटर और 10 लीटर, बस Kc हो जाएगा आपका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो बहुत ही गंदी कैलकुलेशन है, इस तरह की कैलकुलेशन तो पेपर में हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट ठीक है एनसीईआरटी में तो जो क्वेश्चन है मैं आपको करके बता दे रहा हूँ। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, N2O की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और O2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। तो Kc आपका गिवन है 2 × 10⁻³ बहुत ही गंदी कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 0.2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपका 0.482 - 2x/10, कुछ भी नहीं है, मतलब सोचते भी नहीं है कि किसी को करना पड़ेगा, 0.933 - x डिवाइडेड बाय 10। यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी थी। हालांकि ये क्वेश्चन काफ़ी गंदी कैलकुलेशन इन्वॉल्व करता है, बट मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि नीट में ऐसी कैलकुलेशन कभी दी जा सकती है। चलिए आ जाइए अगला सवाल है, देखिए आपका अगला सवाल है बाल को कि एक सैंपल ऑफ HI इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 atm एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI इतना है, तो रिएक्शन दे रखा है। अच्छा, 2HI गिव्स रिवर्सिबल H2 + I2। इनिशियली कहानी क्या दे रखी है, इनिशियली आपको कहानी दे रखी है, इनिशियली आपको बोला है कि ये 0.2 है और ये 0 है और ये 0 है। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बताइए, एट इक्विलिब्रियम होगा ये तो 0.2 - 2p होगा, ये p होगा और ये p होगा। बट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर है HI का 0.04, तो ये 0.04 है, तो 0.2 - 2p आपका 0.04 है, तो 2p आपका 0.16 है, तो p आपका 0.018 है। ठीक है, Kp क्या होता है, Kp होता है वही कौन से प्रोडक्ट में प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट H2 की पावर 1 I2 की भी पावर 1 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का जो भी प्रेशर है उसका आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा स्मॉल p इंटू स्मॉल p डिवाइडेड बाय इसका तो दे ही रखा था ना 0.04 का स्क्वायर, तो स्मॉल p कितना है आपका 0.08 इंटू 0.08 डिवाइडेड बाय 0.04 इंटू 0.04। तो यहाँ से Kp सॉल्व करके 4 आ रहा है बच्चों, Kp की वैल्यू यहाँ से 4 आ रही है। आई होप आप समझ गए। अच्छा क्वेश्चन है, नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी कैलकुलेशन है, आसान सवाल है। आपने देखा भी है कि इक्विलिब्रियम में नीट के अंदर तो मासूम सवाल ही आते हैं, बट ठीक है एनसीईआरटी में जैसे थे मैं वैसे ले आया और आपके लिए एक परफेक्ट पैकेज रहेगा ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के रिविजन का।
आइए अगला सवाल क्या है, देखिए इसमें थ्योरेटिकल भी है, इसमें कॉमन आयन भी मिलेगा आपको, कॉन्जुगेट बेस कॉन्जुगेट एसिड भी मिलेगा, के बी KW भी मिलेगा, इसमें एंटी लॉग वाले भी मिलेंगे, लॉग वाले भी मिलेंगे, एसिड का पीएच निकालना, बेस का पीएच निकालना, मिक्सचर ऑफ एसिड बेस का पीएच निकालना, सारे क्वेश्चन मिलेंगे एनसीईआरटी में। मैं एक वीडियो भी डाल चुका हूँ कि इससे बढ़िया एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बढ़िया कहीं कुछ है ही नहीं प्रैक्टिस। फिर भी मैं काफ़ी लेट हो गया बच्चों, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट एक दिन ही बचा है, लास्ट डे है आपके लिए पेपर का, बट क्या कर सकते हैं बताइए। अ सैंपल ऑफ प्योर PCl5 वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन इवैक्यूएटेड वेसल एट 473 केल्विन आफ्टर द इक्विवेलेंट वाज अटेन्ड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 इतना पाया गया, अगर Kc की वैल्यू इतनी है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 कितना था। तो ठीक है, PCl5 गिव्स, बस गंदी कैलकुलेशन है, PCl3 प्लस Cl2। इनिशियली कुछ तमाशा लिखा हुआ है, इनिशियली क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। सैंपल ऑफ प्योर PCl5 वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, आफ्टर इक्विलिब्रियम वाज अटेन्ड, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 इतना आ गया, ठीक है। तो इफ द वैल्यू ऑफ Kc दे रखा है, व्हाट आर दी कॉन्सेंट्रेशन, तो ये आपको पता है, इसकी तो हमें पता नहीं है पहले कितनी, बट ये आपको पता है ना, इनिशियली तो पता नहीं है कितना था ये, चलिए इसको y मान लेते हैं, है ना, ये 0 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सुनिए, एट इक्विलिब्रियम जो है ना y माइनस एक्स होगा ये, लेकिन आपको वो गिवन है कितना है, वो है 0.5 इंटू 10 की पावर -1, और ये x और ये x होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होंगे। बस क्वेश्चन तो हो गया, Kc होगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो x इंटू एक्स अपॉन 0.5 इंटू 10 की पावर -1, Kc आपको दे रखा है 8.4 10 की पावर -3, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है बच्चों, यहाँ से x के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं एक बार। तो अगला सवाल थोड़ा बढ़िया लग रहा है देखने में मुझे। अगला सवाल है, देखिए कि वन ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रोड्यूसिंग स्टील फ्रॉम आयरन ओर इज द रिडक्शन ऑफ आयरन टू ऑक्साइड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड टू गिव आयरन मेटल एंड CO2। ठीक है, व्हाट आर द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CO2 इफ इनिशियल प्रेशर्स आर, देखिए दोनों का प्रेशर दे रखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट ही दे रखा है तो जाहिर सी बात है फिर रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने दोनों डाल दिए तो हो सकता है कि बैकवर्ड चला जाए रिएक्शन, तो उसको भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो FeO सॉलिड, बढ़िया, सॉलिड का कोई लेने देना नहीं होता दुनिया से, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस गिव्स रिवर्सिबल Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस इंडीड। अब यहाँ पर आप पहले स्टेप में QP निकालिए, QP है ना, ये रिएक्शन क्वेश्चन होता है, प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा आपका, CO2 का प्रेशर होने वाला है क्वेश्चन के अंदर, भाई बता दो, 0.8 डिवाइडेड बाय 1.4। अब इसको अगर हम निकालें तो कितना आएगा, बस चेक करेंगे हम, 0.8 बाय 1.4 कैलकुलेटर से जल्दी से बालकों तो 0.8 डिवाइडेड बाय 1.4, तो ये आ जाएगा आपका 0.57। तो QP आपका आ रहा है 0.57, लेकिन आपका KP कितना है, KP 0.265 है। तो QP ग्रेटर है KP से, तो इक्विलिब्रियम से आगे निकल चुके हो। रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा बच्चों। ठीक है, आपको ये समझ आ गया। देखिए शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट मेंशन्ड है तो रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की ही गुंजाइश है, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने दोनों मिक्स कर दिया है तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम भी हो सकता है अटेन। तो अब यहाँ पर अगर बैकवर्ड जाएगा तो कुछ देर के बाद क्या तमाशा होगा, सुनिए, FeO सॉलिड प्लस CO गैस गिव्स रिवर्सिबल वॉट एवर Fe सॉलिड प्लस CO2 गैस। तो ये था आपका इनिशियली, क्या था इनिशियली जो भी तमाशा है वो लिख दीजिए। इनिशियली आपको डेटा गिवन है यहाँ पर, बाल को क्या गिवन है बताइए क्या गिवन है। तो CO का प्रेशर है 1.4 और इसका प्रेशर है आपका 0.8। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन तो बैकवर्ड जा रहा है तो इसका प्रेशर बढ़ेगा और इसका प्रेशर कम होगा, है ना। अब KP क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे, तो प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन प्रेशर ऑफ CO। ठीक है, और KP की वैल्यू 0.265 है और प्रेशर ऑफ CO2 क्या है 0.8 माइनस P डिवाइडेड बाय 1.4 प्लस P। तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी और उसके बाद आपसे निकल जाएगा जो भी आपको निकालना है ना। इक्विलिब्रियम प्रेशर CO2 का 0.8 माइनस P होगा P की वैल्यू निकालने के बाद, और CO का 1.4 प्लस P होगा, है ना बच्चों। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। तो
ये कह रहे हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है नीट में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। देखिए, डज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट का क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू डिक्रीज इन प्रेशर। तो याद रखिए, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन शिफ्ट होता है, रिएक्शन शिफ्ट्स अलोंग, कहाँ पे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, along the direction of lesser number of gaseous moles, lesser number of gaseous moles, ठीक है। और अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया, अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया तो रिएक्शन शिफ्ट होता है या इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, रिएक्शन जाता है, प्रोसीड करता है रिएक्शन, ऐसे लिख दीजिए, रिएक्शन शिफ्ट तो नहीं, रिएक्शन प्रोसीड्स लिख दीजिए, अजीब लग रहा है ना, प्रोसीड किधर को करता है, तो रिएक्शन प्रोसीड्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, जिधर गैस के मोल्स ज़्यादा हैं उधर शिफ्ट होगा, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, ठीक है। तो अगर आपने प्रेशर डिक्रीज किया है तो जिधर गैस के मोल्स ज़्यादा हैं उधर को जाएगा रिएक्शन, गैस के मोल ज़्यादा है तो इधर गैस का 1 मोल है, उधर 2 मोल है, तो इस केस में फॉरवर्ड जाएगा, इधर गैस का 1 मोल है, इधर 1 भी मोल नहीं, तो इधर केस में बैकवर्ड जाएगा, गैस का मोल पीछे ज़्यादा है। उसके बाद इधर 4 मोल है गैस के और उधर भी 4 मोल है, तो नो चेंज, इधर प्रेशर घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए 6.25 देख लीजिए। अब ये बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गेट अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो याद रखिए कि प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम है ना, शिफ्ट्स या रिएक्शन प्रोसीड्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ lesser number of gaseous moles जिधर ज़्यादा हैं उधर को शिफ्ट होगा प्रेशर बढ़ाने पे। तो डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अगर डेल्टा एन ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब, प्रोडक्ट में गैसेस ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट में कम है ना। तो इसका मतलब है प्रेशर बढ़ाने से फिर वो बैकवर्ड जाएगा क्योंकि रिएक्टेंट में कम गैसेस है। डेल्टा एन अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब प्रोडक्ट में गैसेस कम है, तो प्रेशर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा। और अगर तीसरे केस में डेल्टा एन 0 है तो प्रेशर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखिए डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट में 2 गैसेस, रिएक्टेंट में 1 गैसेस। यार छोड़िए ना, सिंपल देखिए, प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उधर जाएगा जिधर गैसेस के मोल्स कम है, तो गैसेस के मोल इधर कम है तो बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पर अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस के मोल 1 और 2 3 मोल और उधर भी 3 मोल, तो नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इधर गैसेस के मोल 2 हैं और इधर 1 है, तो प्रेशर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाएगा जिधर गैस के मोल कम है। इधर कितने मोल है गैस के, 3 और इधर 1, तो प्रेशर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाएगा जिधर गैस के मोल कम है, गैस के, सॉलिड लिक्विड नहीं देखना होता। इधर प्रेशर बढ़ाने पे फिर बैकवर्ड जाएगा क्योंकि इधर 1 मोल है गैस का, इधर 1 भी नहीं, तो इधर भी बैकवर्ड जाएगा। यहाँ पर 4 और 5 9 मोल और उधर 4 और 5 9 और उधर 10, तो प्रेशर बढ़ाने पे जिधर गैस के मोल कम है उधर जाएगा, तो 4 और 5 9 और उधर 10, तो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है बच्चों। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगला सवाल देखिए क्या है, 6.27 क्या कहता है देखिए आप, तो 6.28 क्या कहता है देखिए, ये कह रहा है कि डाइहाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन विद स्टीम एज फॉलोइंग, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी गिवन है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी, तो केपी कैसे लिखेंगे आप, केपी होगा वही आपका प्रोडक्ट प्रेशर ऑफ CO पावर 1, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 3 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ मीथेन और पावर 1 और प्रेशर ऑफ H2O और इसकी भी पावर 1, ठीक है। हाउ विल दी वैल्यूज ऑफ केपी एंड कॉम्पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय इंक्रीजिंग दी प्रेशर। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर जाएगा, आप जानते हैं ना, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो उधर जाएगा जिधर गैसियस मोल्स कम है, तो उधर गैस के 2 मोल है और इधर 4 मोल है, तो बैकवर्ड जाएगा जिधर गैस के मोल कम है। टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक मेंशन्ड है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन
टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड जाता है, एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाता है। कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, हाउएवर कैटलिस्ट हेल्प्स इन अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्विकली। ठीक है, कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं करता, बस इक्विलिब्रियम को जल्दी ला देता है। ओके क्योंकि इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन विद द सेम एक्सटेंट, सेम स्पीड से बढ़ाता है। ठीक है, अब जानते हैं कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी and provides an alternate pathway to the reaction mechanism, chemical kinetics. Describe the effect of addition of hydrogen. तो अगर आपने रिएक्टेंट, ली शैटलर्स प्रिंसिपल, अगर आपने रिएक्टेंट बढ़ाया, हाइड्रोजन बढ़ाया, रिएक्टेंट बढ़ाया, देखिए ली शैटलर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि whenever reaction in equilibrium या whenever an equilibrium mixture is subjected to a change, then the reaction would proceed in the direction so as to undo the change, undo that change. हिंदी में समझाता हूँ भाई, आप रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हो कुछ भी करके, बदतमीजी करके। क्या बदतमीजी? रिएक्टेंट ज़्यादा डाल दिया, रिएक्टेंट निकाल दिया, प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट निकाल दिया। तो रिएक्शन वेसल बस ये कोशिश करेगी कि आपने जो छेड़छाड़ की है रिएक्शन के साथ, इक्विलिब्रियम के साथ, वो छेड़छाड़ को वो कम कर सके। बेसिकली यहाँ पर अच्छा खासा इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका था, आपने ज़बरदस्ती इसमें हाइड्रोजन डाली तो जल्दी जल्दी उस हाइड्रोजन को खत्म करके फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो जब आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट घटाओगे तो फिर से रिएक्टेंट बनने लगेगा। आप जो करोगे उससे उल्टा करेगा, है ना। तो बेसिकली ली शैटलर्स प्रिंसिपल यही है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने पर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे, आप रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट आपने जबरदस्ती बढ़ा दिया है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जा करके उस रिएक्टेंट को खत्म करने की कोशिश करेगा। एडिशन ऑफ मिथेनॉल, अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया है तो रिएक्शन चाहेगा कि प्रोडक्ट जल्दी जल्दी खत्म करें, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड हटा लिया तो कम हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लगेगी, अब तो बैकवर्ड जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी जल्दी जल्दी। ठीक है, और रिमूवल ऑफ मिथेनॉल ऑन द इक्विलिब्रियम, तो अगर आपने मिथेनॉल हटाया, कम कर दिया, तो मिथेनॉल बनने लगेगा जल्दी जल्दी, तो फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सिंपल, बहुत सिंपल है। आ जाइए देखिए बालकों, predict which of the following reaction will have appreciable concentration of reactants and products। तो केसी आपको पता ही है एक्चुअली में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर केसी की लार्ज वैल्यू, देखिए ये नहीं होता कि आपने जब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ तो ऐसा नहीं होता कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर, आधा किलो तो जाके जितना प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा। इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन हो सकता है। इक्विलिब्रियम तो वो स्टेज है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो रहा है। अब हो सकता है कि वो बिल्कुल शुरुआती दौर में हो जाए, हो सकता है वो रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीशन के आसपास हो जाए तब हो जाए, हो सकता है जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एप्रिशिएबल कॉन्सेंट मतलब कंपेरेबल अमाउंट बन जाए तब हो जाए, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो केसी की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट ही बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट से, रिएक्शन गया ही नहीं है आगे, तुरंत ही इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। अगर केसी की वैल्यू काफ़ी लार्ज है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है इक्विलिब्रियम में रिएक्शन के बाद। इसमें एप्रिशिएबल का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंपेरेबल अमाउंट में थर्ड पार्ट के अंदर, क्योंकि 1.8 का मतलब है इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 1.8 टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आइडियली, है ना। ठीक है चलिए अगला सवाल देख लीजिए बालकों, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आप जानते हैं कि ये देखिए तीन कॉन्सेप्ट है ना एसिड बेस के। पहला कॉन्सेप्ट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप पानी में घोल देते हैं, पानी में घोलने पे अगर वो चीज़ H+ आयन देगी तो वो एसिड है, और अगर OH- आयन देगी तो वो बेस है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट कुछ और था। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ये था कि कोई भी चीज़ जो प्रोटॉन डोनेट करती है वो एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेसिस है। ठीक है, तो H2O एक्चुअली में जो है वो प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से H2O कैन एक्ट एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। लुईस कॉन्सेप्ट ये था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स आर एसिड, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स आर बेस। तो पानी लुईस के हिसाब से बेस है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के हिसाब से एसिड और बेस दोनों का काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो आप जानते हो कि एक एसिड में से अगर आप एक प्रोटॉन माइनस कर लोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस, और अगर आप बेस में एक प्रोटॉन ऐड कर दोगे तो आपको उस बेस का मिल जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब क्या करना है हमें, फाइंड दी कॉन्जुगेट एसिड और बेस फॉर दी फॉलोइंग। तो इसका हम निकाल लेते हैं। HNO2 का कॉन्जुगेट बेस होगा NO2-, कॉन्जुगेट बेस है HNO2 का। CN- का कॉन्जुगेट एसिड है HCN। HClO4- का कॉन्जुगेट बेस है ClO4-। F- में HF इसका कॉन्जुगेट एसिड है। OH- का कॉन्जुगेट एसिड H2O है, इसका कॉन्जुगेट एसिड HCO3- है, इसका कॉन्जुगेट एसिड HS- है। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन निकाला तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, प्रोटॉन दिया तो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ठीक है, ओके चलिए आगे की कहानी देखिए। अब चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स और लुईस एसिड्स। तो BF3 में बोरोन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड है। H प्लस कैटायन है, लुईस एसिड है। NH4 प्लस कैटायन है, लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड यूजुअली कैटायंस होते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होती है सेंट्रल एटम की, है ना। AlCl3 लुईस एसिड है, आप जानते हैं। FeCl3 अपना ये फ्रिडलक्राफ्ट वाले जो कैटलिस्ट हैं सारे वो लुईस एसिड्स हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग। तो कॉन्जुगेट बेस लिखना है, तो एसिड आपको दे रखा है, आपको उनका कॉन्जुगेट बेस लिखना है। तो HF दे रखा है आपको, H2SO4 दे रखा है आपको, HCO3 माइनस दे रखा है, ठीक है, HCO3 माइनस दे रखा है। ओके ठीक है, तो HF का कॉन्जुगेट बेस F माइनस, इसका HSO4 माइनस और इसका कार्बोनेट CO32 माइनस, ठीक है, इजी। कॉन्जुगेट बेस ही तो बनाना था, तो प्रोटॉन रिमूव करना है, ठीक है। आइए उसके बाद है राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग। तो प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, NH2 माइनस, है ना, NH3 और HCOO माइनस। तो कॉन्जुगेट एसिड बनाना तो प्रोटॉन ऐड कर दीजिए, तो NH3 NH4 प्लस HCOOH आंसर रहेगा बच्चों। आसान सवाल है, आप देख रहे हैं, अभी बहुत प्यारे और लॉग वाले तगड़े सवाल भी आएंगे। आ जाइए, यहाँ से आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रखा है आपको, pH निकालना है। तो इससे पहले अब आपको मैं कल के लिए आपके एग्जाम के लिए लॉग और एंटी लॉग थोड़ा सिखा देता हूँ। जितना लॉग और एंटी लॉग सीखने से आपको शायद मदद मिल जाए, तो थोड़ा सा लॉग और एंटी लॉग सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ देख लीजिए, यहाँ पर ट्रिक्स वगैरह हो सकती हैं। तो लॉग के पहले तो आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। लॉग A इंटू बी आपका होता है लॉग A प्लस लॉग बी इंडीड। उसके बाद लॉग ऑफ A अपॉन बी होता है लॉग A माइनस लॉग बी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तीसरा है आपका लॉग ऑफ x की पावर m होता है आपका m टाइम्स लॉग x, ठीक है बच्चों, ओके। तो अब आप कुछ लॉग की वैल्यूज याद रखेंगे। तो लॉग की वैल्यूज देख लीजिए क्या होंगी। log 1 आपका 0 होता है, log 2 आपका 0.3 होता है अंदाजन, log 3 आपका 0.47 होता है, log 4 आपका 0.6020 तो 0.6 होता है, log 5 आपका 0.699 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.7 ले लेता हूँ, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में तो नहीं चलता है, बोर्ड लेवल पे तो नहीं चलता है इतना अप्रॉक्सीमेशन, बट एंट्रेंस एग्जाम्स में चलता है, क्योंकि इतनी क्लोज ऑप्शन लॉग वाले में तो नहीं देंगे, इतने बदतमीज तो नहीं है अभी, मतलब हैं बट उतने नहीं हैं। तो ये log 6 हो जाएगा, log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3, तो हो जाएगा 0.77। log 7 हो जाता है आपका 0.85, ठीक है। log 8 हो जाता है आपका 0.9, log 9 हो जाता है आपका 0.95 और log 10 हो जाता है आपका 1। ये वैल्यूज आपको धुआंधार तरीके से याद रखनी पड़ेंगी बाल को, ठीक है। अब मुद्दा ये है एक और बात, log में आप जानते हैं कि log ऑफ 10 की पावर n होता है n। तो मैं आपको सबसे पहले ना कुछ छोटे मोटे एंटी लॉग निकालने सिखा देता हूँ बिना टेबल के। अगर आपको बिना टेबल के कोई एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है तो अप्रॉक्सीमेट कैसे निकाल सकते हैं, और अगर आपको कोई लॉग की वैल्यू निकालनी है अंदाजन, तो वो क्या हो सकती है बिना टेबल के, ठीक है। तो एंटी लॉग आपको निकालना है, लेट से एंटी लॉग ऑफ 2.7 निकालना है, ठीक है। 2.7 ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 2.7। तो क्या करें, तो इसको ना आप ऐसे कर लीजिए, ये अप्रॉक्सीमेट है, आप जैसे 2.69 आ जाए तो 2.7 कर लीजिए, आप उसे राउंड ऑफ कर लीजिए, चलेगा, इतना थोड़ा मोड़ा तो चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप बिना लॉग टेबल के तो ऐसे ही कर सकते हैं ना। तो इसे लिख दिए 2 प्लस 0.7। अच्छा, अब 2 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 को कैसे लिख सकते हैं, 10 की 2 को लिख सकते हैं आप लॉग के अंदर आपको लॉग लिखना है, तो लॉग ऑफ 10 की पावर 2, सही बात है, लॉग ऑफ 10 की पावर n होता है, लॉग ऑफ 10 की पावर 2 होता है। अच्छा, 0.7 किसका लॉग है, तो 0.7 है log 5, ये है आपका log 5, सही है ना, सही है। 0.7 की जगह ये लिख दिया और 2 की जगह ये लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, log ऑफ log a प्लस log b log a b 5 इंटू 10 की पावर 2 कर दीजिए, ठीक है। तो अब log से एंटी लॉग उड़ा दीजिए, तो कितना आ गया आंसर आपका, 500 आ गया, ठीक है। क्या आ गया आंसर आपका, एंटी लॉग ऑफ 2.7 अंदाजन 500 आ गया बच्चों, ठीक है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। और देख लीजिए कोई वैल्यू अंदाजन देख लेते हैं, कोई और क्लोज वैल्यू देख लेते हैं एक बार। चलिए, हमने कुछ ऐसा ले लिया कि एंटी लॉग ऑफ लिख लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ लेट से 4.6 ले लेते हैं, 4.6 का एंटी लॉग ले लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए 3 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, तो अंदाजन ये वैल्यूज आ ही जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है आपको
इसको कैसे लिखेंगे आप, एंटी लॉग ऑफ, ये लिखेंगे आप लॉग ऑफ 10 की पावर 4 और 0.6 किसका एंटी लॉग है, log 4, मतलब log 4 की वैल्यू 0.6 है, ठीक है। तो ये एंटी लॉग ऑफ ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर 4 बच्चों। तो ये लॉग, अच्छा अंदर लॉग भी है, सॉरी, लॉग ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 4 बच्चों, ठीक है। तो अंदाजन आपका 4 इंटू 10 की पावर 4 प्राप्त हो जाता है बच्चों, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू आ रही थी 0.65 आ रही थी, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट ले लीजिएगा, log 4.5 के आसपास मान लीजिएगा, और क्या कर सकते हैं ना बच्चों, तो ये अप्रॉक्सीमेशन कर लीजिएगा वहाँ पर, ओके। आई होप आप समझ गए। अच्छा, अगर हम सोचते हैं कि अगर हमें लेट से कोई log की वैल्यू निकालनी है, लेट से हमें कोई log की वैल्यू निकालनी है, तो मान लीजिए ये एंटी लॉग था, ये एंटी लॉग था। अच्छा, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू नहीं सिखाया आपको। मान लीजिए आपको एंटी लॉग निकालना है, माइनस का 2.3 का, नेगेटिव 2.3 का एंटी लॉग निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यूज भी सिखा देता हूँ। तो देखिए, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे, इसमें आप इससे बड़ा जो इंटीजर है पॉजिटिव वो ऐड करेंगे, तो 3 ऐड करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो आपने -3 किया हाँ, तो आपने -3 किया और +3 किया। आई होप आप समझ गए, है ना। अब आपने क्या किया, 3 माइनस 2.3, 3 माइनस का 2.3, तो -3 + 0.7 हो गया। बस अब तो हो गया एंटी लॉग, -3 का मतलब हो गया आपका log ऑफ 10 की पावर -3, और 0.7 कब आता है, log 5 पे आता है, तो ये log 5 पे आ गया। अब log a प्लस log b लगा दीजिए, log ऑफ ab, तो log ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -3, log से एंटी लॉग तबाह कर दीजिए, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 आंसर रहेगा बच्चों। तो उम्मीद है आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए, एंटी लॉग के बाद ना एक बार कुछ लॉग की वैल्यूज भी देख लेते हैं। लेट से हमें लॉग निकालना है कोई भी वैल्यू का 4.561, नहीं 456 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, एक ही वैल्यू से समझा दूंगा। 456.1 देखना है आपको। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखिए। आपको एंटी लॉग तो मैंने सिखा दिया, अब लॉग सिखा रहा हूँ, है ना। नेगेटिव वैल्यूज का तो लॉग होता नहीं, तो उसने आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, इंटू 10 की पावर 2 कर दिया, ठीक है। अब log a प्लस log b, log a b कर दीजिए, 4.56 प्लस log ऑफ 10 की पावर 2, ठीक है। तो log ऑफ ये आ जाएगा, log ऑफ 4.56 प्लस ये हो जाएगा 2। अब 4.56 का log लेना है, तो log 4 इतना है और log 5 इतना है, 4.5 इसके बीच में लाई करेगा, तो आप एवरेज कर लीजिए अंदाजन 0.6 और 0.7 का एवरेज 0.65 आ जाएगा, और ये आपका +2 हो गया, तो यहाँ पर आपका ये 2.65 आ जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए कि हमें लॉग निकालना है, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, 752 का। चलिए, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए आप, ठीक है। तो 7.52 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। तो log a प्लस log b, log ab 7.52 है ना, और प्लस log ऑफ 10 की पावर 2, ये तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 प्लस log ऑफ 7.52। तो देखिए 7 का log कितना है, 0.85, और 8 का log कितना है, 0.9। 7.5 इसके बीच में लाई करेगा, तो 0.87 के आसपास आप आंसर लिख सकते हैं। 2 प्लस 0.87, तो ये आ जाएगा आपका 2.87 बच्चों, ठीक है। आई होप आप समझ गए, अंदाजन वैल्यूज हो गई, मैंने आपको लॉग निकालना सिखाने की कोशिश की है बच्चों, ठीक है। आई होप अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टेंट, कितने क्वेश्चन रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन रह गए हैं, शायद ज़्यादा नहीं रह गया, ठीक है ना। आ जाइए, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है अगला। देखिए, इन्होंने बोला है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सैंपल, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 3.8 10 की पावर -3। अब आपको pH निकालना, तो pH क्या होगा, माइनस log ऑफ H+, सही है। तो pH हो जाएगा माइनस log ऑफ 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस, और log a प्लस log b, log ab, तो log ऑफ 3.8 प्लस 3, मतलब -3 है ना, तो log ऑफ 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आएगा 3 माइनस log ऑफ
3.8 बच्चों। अब आप जानते हैं कि log 3 कितना था, देखिए अंदाज़ा नहीं आएगा ना ये तो। log 3 कितना था, log 3 था 0.47 और log 4 कितना था 0.6020 है ना। अब आपको चाहिए 3.8 का log, तो 3 का log इतना है, 4 का log इतना है, तो 3.8 का log आप 0.54 0.56 लिख दीजिए, अंदाजन अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं भाई। 3 और 4 के बीच में 1 का चेंज आने पे 13 का चेंज आ रहा है ना, तो 1.3 का हर डिजिट पे लगभग चेंज आ रहा है। तो ये आप 0.6 में से 0.3 हटा दीजिए, तो बेसिकली ये 0.57 के आसपास आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अप्रॉक्सीमेटली 0.56 0.57 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन है बच्चों, राइट। चलिए pH ऑफ अ सॉल्यूशन आपको दे रखा है, अब आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो यहां पर अब आपको एंटी लॉग लेना है। तो pH है आपका 3.76, pH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस। ठीक है, तो ये है आपका 3.76, तो लॉग ऑफ H प्लस है आपका माइनस का 3.76, तो H प्लस है आपका यहाँ पर एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.76, इससे बड़ा इंटीजर पॉजिटिव आप ऐड करेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ -4 माइनस 3.76 प्लस 4, ओके। तो ये आ जाएगा आपका वॉट एवर, तो ये एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू आएगा, एंटी लॉग ऑफ ये आ जाएगा आपका -4.24, हाँ, तो ये आ जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ -4 के लिए आप लिखेंगे क्या, लॉग ऑफ 10 की पावर -4, सही है। माई लॉग ऑफ 10 की पावर -4 होता है प्लस 0.24। अब आपको देखना पड़ेगा कि 0.24 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, सोचना पड़ेगा ना आपको कि लॉग में क्या लिख सकते हैं। तो मुझे जो अंदाज़न याद है, देखिए log 1 कितना आया था हमारा, 0 आया था, और log 2 आया था हमारा 0.30, और हमें चाहिए log में 0.24। तो किस नंबर का log 0.24 आ सकता है, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि 1 देखिए 1 से 2 में 3 का फ़र्क आ रहा है, तो हर 0.1 पे बेसिकली 0.3 का फ़र्क आ रहा है, तो इसे हम 0.8 लिख सकते हैं, 0.24 को हम लगभग 0.8 लिख सकते हैं। तो ये एंटी लॉग ऑफ, देखिए लॉग ऑफ 10 की पावर -4, और सुनिए मेरी बात, 0.24 किसका आ सकता है, log 2.3 है, तो log ऑफ एक्चुअली में 1.8 जो है वो 0.24 आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन है बच्चों, log ऑफ 1.8 अप्रॉक्सीमेटली में आपका ये आना चाहिए। ठीक है, ठीक लग रहा है। तो देखिए आ जाएगा आपका एंटी लॉग ऑफ, ये बच्चों अप्रॉक्सीमेशन है ना, लॉग ऑफ 1.8 10 की पावर -4, और ये आ जाएगा आपका, काटा पीटी करेंगे तो 1.8 इंटू 10 की पावर -4 आपका आंसर रहेगा, है ना। अगर 1.8 इंटू 10 की पावर -4 का आप लॉग लेंगे ना, माइनस लॉग ये H प्लस का, तो ये pH ये आ जाना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, तो यही आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, मुझे लग रहा है ठीक ही आएगा। ठीक है, राइट बच्चों, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। log 1 0 है, बट log 2 0.3010 है, तो log हमें 0.24 देखना था, किस नंबर का log 0.24 आएगा, तो log ऑफ 1.8 अप्रॉक्सीमेटली 0.24 आना चाहिए। ठीक लग रहा है बच्चों, राइट। चलिए ठीक है, चलिए बाकी आपको कुछ इससे आसान तरीका आता है कैलकुलेशन, तो कमेंट्स में लिखिएगा प्लीज़। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF, ये तो हो जाएगा, ये का कर देता हूँ। HF का आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka दे रखा है आपको 6.8 10 की पावर -4, आपको निकालना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस, तो Ka और Kb का प्रोडक्ट Kw के बराबर होता है, तो Kb आ जाएगा आपका Kw डिवाइडेड बाई Ka। Kw है आपका 10 की पावर -4 और Ka है आपका 6.8 इंटू 10 की पावर -4, इंडीड 10 की पावर -14 होता है Kw। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। चलिए आ जाइए, ये सवाल कर लेते हैं एक बार हम। सवाल है कि एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन निकालना, तो ए पार्ट देख लीजिए। तो HCl है, ये टूट रहा है H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो ये पूरा टूट जाता है, तो इनिशियली HCl ही है, इनिशियली HCl है 0.003, ये 0 है, 0 है। फाइनली ये पूरा डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0.003 हो जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपकी 3 इंटू 10 की पावर माइनस में 3 आ जाएगी।
है ना, पीएच होता है आपका माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, ठीक है भाई। तो अब ये आ जाएगा आपका पीएच माइनस लॉग ऑफ 3 इंटू 10 की पावर -3। ओके, तो ये आ जाएगा आपका माइनस लॉग ए प्लस बी, ये हो जाएगा लॉग 3 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -3। सही है भाई। तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस लॉग 3 0.4771 होता है, 0.4771 होता है। तो पीएच आ गया बच्चों। आई होप आप समझ गए, है ना। तो ये मैंने एक एसिड का केस कर दिया, अब मैं एक बेस का केस भी कर देता हूँ। चलिए, तो एक एसिड का केस कर दिया, एक बेस का केस कर देता हूँ। कोई एक पार्ट कर देता हूँ, लेट से डी पार्ट कर देता हूँ। तो KOH टूट रहा है K प्लस और OH माइनस में। तो फाइनली जब ये पूरा टूट जाएगा तो OH की कॉन्सेंट्रेशन 0.002 होगी। तो POH होगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन होगी आपकी 2 इंटू 10 की पावर में -3 माइनस कॉमन लॉग 2 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -3। ठीक है बालकों, तो ये आ जाएगा आपका POH यहाँ पर POH है, POH। तो POH आ जाएगा आपका यहाँ पर 3 माइनस का log 2, तो 3 माइनस 0.4771। आप जानते हो कि pH और POH का सम 14 होता है, तो यहाँ से आपका POH की वैल्यू डालने पे pH आ जाएगा। ठीक है, नोट करिए। कंप्लीट डिसोसिएशन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, कैलकुलेट द pH ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। तो सारे एक जैसे से ही हैं, तो मैं एक ये वाला क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए। लेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला कर देता हूँ, इसमें 2 OH हैं इसलिए। ठीक है, तो आपने 0.3 ग्राम, पहले बी पार्ट में आपको मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। 0.3 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व किया है, और मोलर मास कितना है, कैल्शियम का 40 है और ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और डबल भी है। ठीक है, तो 40 प्लस 17 इंटू 2, तो 40 प्लस 34, तो ये तो 74 आ जाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास, और ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है आपका 0.5। तो ये तो मोलैरिटी आ गई है अभी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या आ रहा है बेसिकली। तो ये आ जाएगा आपका 0.3 डिवाइडेड बाय 37, है ना। तो 0.3 डिवाइडेड बाय 37 क्या आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। 0.3 डिवाइडेड बाय 37, तो 0.008 आ रहा है। मैं थोड़ा राउंड ऑफ कर लूँगा ऐसे ना, 0.0081 आ रहा है, 0.008 ले लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ना टूट रहा है कैल्शियम 2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH माइनस में। इसको कंप्लीट डिसोसिएशन मान के चलिए, मेंशन नहीं है तो कंप्लीट डिसोसिएशन ही लेंगे। ठीक है, तो आपने इनिशियली जो लिया है ना, तो ये 0.008 है, ये 0 है, ये 0 है, बट फाइनली आप मान के चलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन के केस में OH माइनस इसका डबल होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0.016, है ना, यही आएगा। ठीक है, अब आपका OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ चुकी है, जो भी है ये 16 इंटू 10 की पावर -3, यही आई है। अब आप POH निकालेंगे अगर, तो ये होगा माइनस का लॉग ऑफ OH माइनस, यानी 16 इंटू 10 की पावर -3, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये 3 माइनस लॉग 16 आ जाएगा। ओके, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से POH आ जाएगा आपका नहीं, माइनस हट जाएगा ना यहाँ पर, 3 माइनस लॉग 16 करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है हमने। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेसिकली -3 प्लस लॉग 16, तो ठीक है 3 माइनस लॉग 16। अच्छा, लॉग 16 क्या है, लॉग 16 है 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 टाइम्स लॉग 2 है 0.3। ये POH आया, लेकिन pH कितना आएगा, 14 में से माइनस कर दीजिएगा pH को। pH होगा 14 माइनस POH। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ गए। अगला क्वेश्चन है आपका, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 मोलर ब्रोमो एसिटिक एसिड। तो अल्फा दे रहे, ब्रोमो एसिटिक एसिड, तो CH2Br है ना, ये टूटता है आपका CH2Br माइनस प्लस H प्लस में। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C 0, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑर्गेनिक एसिड है, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। ठीक है, अब क्या बोला इन्होंने, C तो दे ही रखा है। कैलकुलेट द pH ऑफ द सॉल्यूशन, pH में क्या है, तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, C अल्फा ही तो है, 0.1 इंटू अल्फा कितना है 0.132। बस अब pH निकल आएगा माइनस लॉग H प्लस से। ठीक है बच्चों, माइनस लॉग H प्लस से pH निकल आएगा।
पी के ए क्या होगा, आप के ए निकाल दीजिए पहले, इसका पहले के ए निकाल दीजिए, तो के ए आएगा सी अल्फ़ा का स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फ़ा, फिर पी के ए होगा आपका माइनस लॉग ऑफ के ए। तो ये तो ठीक है, आसान सवाल है, राइट। चलिए अगला सवाल देख लीजिए बाल को। एक ये सवाल आ गया हमारा, एक ये सवाल है 2, एक मिक्सचर वाला 3, बस 2-3 सवाल और कर लेते हैं, है ना बच्चों। चलिए इक्विलिब्रियम में ये हो गया हमारा, है ना। अब क्वेश्चन क्या है, ये कॉमन आयन इफेक्ट पे लग रहा है मुझे। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ 0.05 मोलर एसिटिक एसिड। पी के ए से के ए निकालना पड़ेगा। तो ये एसिटिक एसिड है, ये टूट रहा है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में, ठीक है, CH3COO माइनस और प्लस H प्लस में टूट रहा है, ठीक है। तो इनिशियली ये वही C है, 0.05 है, ये 0 है, और मान लीजिए एट इक्विलिब्रियम ये C माइनस सी अल्फ़ा हो जाता है, और ये आपका C अल्फ़ा हो जाता है, और ये आपका C अल्फ़ा हो जाता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। पी के ए से के ए निकलेगा। हाउ इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अफेक्टेड व्हेन इट्स सॉल्यूशन आल्सो कंटेन 0.01 मोलर HCl। तो इसके अंदर अब अगर 0.01 मोलर HCl भी आ जाए तो अल्फा पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये है बेसिक बात। तो पहले पार्ट में क्या था, पहले पार्ट में तो पहला पार्ट करता हूँ पहले, रुकिए पहला इसका फर्स्ट पार्ट करता हूँ। पी के ए से के ए निकालना है, विच इज़ अ बिग टास्क। तो देखिए यहाँ पर पी के ए जो 4.74 है, तो ये माइनस लॉग ऑफ के ए आपका 4.74 है, तो यहाँ से log ऑफ के ए आपका माइनस 4.74 है। तो अब आप क्या करेंगे, log ऑफ के ए आपका 5 ऐड 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये log ऑफ के ए आपका ओहो माइनस 5.26 है, तो के ए आपका एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू है, माइनस 5.26 नहीं है भाई, माइनस 5 प्लस 0.26 है, तो ये हो जाएगा आपका के ए एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू, के ए हो जाएगा इसका एंटी लॉग, है ना, के ए हो जाएगा इसका एंटी लॉग। तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 5 प्लस में 0.26, पेनफुल काम है, कोशिश कर रहे हैं। तो के ए कैसे निकलेगा, तो के ए निकलेगा आपका ये तो हो ही जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस 5 मतलब लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 5, तो और 0.26 कहाँ से आएगा, तो रुकिए, तो log 1 तो 0 होता है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका log 0.26 आ जाए, log 2 होता है 0.3010, तो आपको चाहिए 0.26, तो 0.26 तो 2 के पास ही होगा, तो इसको मैं 1.8 के आसपास ले लेता हूँ, 1.8 से ज़्यादा 1.8 ना, मतलब अगर ये 0.27 होता ना तो मैं इसे एग्जैक्ट 1.9 ले लेता, ठीक है। इसे मैं अप्रॉक्सीमेटली, देखिए log 1 इतना है, log 2 इतना है, तो 0.26 log 2 के करीब होगा, 2 के करीब होगा log ऑफ, तो log ऑफ 1.8 ले लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ भाई, क्या करूँ मैं, log ऑफ 1.8 1.85 ले लो, चलो मन करेगा तो 1.85, चलो अब log a प्लस log b, तो ये आ जाएगा 1.85 इंटू 10 की पावर माइनस 5। माफ़ी चाहता हूँ बच्चों ना, काफ़ी डेविएट हो जाए आंसर, तो बिकॉज अप्रॉक्सीमेशन है, कोई लॉग टेबल थोड़ा ना आती है, ठीक है। तो अगर हम इसका लॉग लेंगे ना, तो हाँ ऐसा ही कुछ आएगा, सही बात है, ठीक है। तो के ए आ चुका है, तो के ए मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया है आपका 1.85 इंटू 10 की पावर माइनस 5। समझ आ रहा है ना आपको, मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना था जिसका log 0.26 है, तो 1 से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, 2 से थोड़ा छोटा होगा, 0.26 तो ऐसे कौन सा नंबर है जिसका log 0.26 आ जाए, ओके। तो के ए आ चुका है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसे होगा। तो के ए कैसे होगा देख लीजिए, के ए के बाद वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करना है आपको, इसमें के ए होगा वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो 0.05 अल्फ़ा इंटू 0.05 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस 0.05 अल्फ़ा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, के ए की वैल्यू आपकी दे रखी है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल आएगी, पहले पार्ट में यही पूछा है कि अल्फ़ा क्या होगा, ठीक है। और के ए जो आ चुका है वो आ चुका है, चलिए ये पार्ट आप कर लीजिएगा। अब के ए आपका आ चुका है, मैं अप्रॉक्सीमेटली जो निकाल चुका हूँ वो है 1.85 इंटू में 10 की पावर माइनस का 5। कैलकुलेशन एरर बच्चों मेरे से भी हो सकता है, जल्दी जल्दी में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप सुनिए, अब वो कह रहे हैं इस सोल्यूशन के अंदर हमने कुछ और भी डाला है। पहला पार्ट है 0.01 मोलर HCl, हमने HCl डाल दिया,
HCl डाला तो H+ और Cl- में टूट गया। अब मानते हैं कि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो 0.01 हो गया, ठीक है, ए पार्ट कर रहा हूँ बस, तो 0.01 H+ आयन आ गए। तो बात क्या है कि अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा, तो इसको मैं अल्फा डैश लिख देता हूँ अब, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ गया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो डिसोसिएशन है वो फर्दर सप्रेस हो जाएगी, क्योंकि अब H+ आयन बढ़ गए हैं, प्रोडक्ट बढ़ गया है, अब वो H+ से HCl से आया है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ गए हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो Ka की वैल्यू वही 1.85 10⁻⁵ रहेगी, और ये क्या होगा, ये तो वही है अपना 0.05 अल्फा डैश, और ये आएगा 0.05 अल्फा डैश प्लस जो H+ उसकी वजह से आया HCl की वजह से अपॉन जो भी वो था 0.05 1 माइनस अल्फा डैश। तो यहाँ से बच्चों अल्फा डैश आ जाएगा, एंड मैं ये बता रहा हूँ आपको कि अल्फा डैश की वैल्यू इस केस में कम आएगी अल्फा से, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट यही कहता है कि द डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी फर्दर सप्रेस्ड, और कम किया जा सकता है बाय एडिंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर हैविंग अ कॉमन आयन, इसी को कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए बी पार्ट मैंने नहीं किया, फर्क क्या पड़ता है, बस वैल्यूज ही चेंज है। चलिए एक और क्वेश्चन रह गया है हमारा, तो ये वाला मैं छोड़ देता हूँ, मुझे लगता है ये वाला तो करेंगे, मिक्सचर निकालना है एसिड और बेस का, उसके बाद लास्ट वाला मुझे लगता नहीं है कि काम का है। कैलकुलेट दी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द फॉलोइंग बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हुज पीएच आर दिस, तो कर लीजिएगा, ये 6.83 है ना, तो पीएच देखिए ए पार्ट है आपका, पीएच 6.83 है, पीएच होता है माइनस लॉग ऑफ H+, ये आपका 6.83 है, तो लॉग ऑफ H+ आपका माइनस का 6.83 है, तो लॉग ऑफ H+ आपका आप 7 ऐड और 7 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो -7 + 7 -6.83, तो लॉग ऑफ H+ आपका -7 + 0.17 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका H+ जो है वो एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू होगा, तो H+ आपका एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू होगा, एंटी लॉग ऑफ -7 + 0.17, तो एंटी लॉग ऑफ देखिए -7 होगा, लॉग ऑफ 10⁻⁻⁷। अब आपको देखना है 0.17 कब आएगा, तो log 1 0 होता है, log 1 तो 0 होता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। और रुकिए, log 2 आपका 0.3 होता है, 0.3 होता है। अब आपको चाहिए ऐसा नंबर जिसका log 0.17 आ जाए, तो अगर हम 1.5 देखें तो 1.5 का log वैसे भी देख ही सकते हैं क्या आएगा, log ऑफ 1.5 क्या आएगा, तो log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, तो ये कितना आएगा आपका 0.47, और ये आएगा 0.30, है ना, तो 0.17 ही आएगा, सही बात है, तो 1.5 ही बनेगा, log ऑफ 1.5 ही बनेगा अंदाजन, ठीक है। तो ये log ऑफ 1.5 आ गया, है ना। अब आप दोनों लॉग ऐड कर दीजिए और फिर एंटी लॉग से लॉग कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ आंसर रहेगा आपका 1.5 × 10⁻⁻7 बच्चों। आई होप आप समझ गए, बाकी पार्ट में नहीं कर रहा, ठीक है ना, आप समझ गए इन क्वेश्चंस को आइडियली कैसे करना है, ठीक है। और ठीक भी है, 1 थोड़ा सा हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज़्यादा, तो ठीक लग रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, बस ये प्रेसिपिटेशन वाला मैं छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली ज़्यादा कैलकुलेशन वाले पूछे जाएंगे। कैलकुलेट दी पीएच ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर्स, तो अगर आप इन मिक्सचर को मिक्स करते हैं तो पीएच क्या होगा, तो सुनिए, ए पार्ट कर देता हूँ मैं बस, बाकी आप समझ जाइए। तो आपने 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, और उसका कितना ml लिया है, उसका आपने 10 ml लिया है, 10 ml ऑफ 0.2 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम को 10/1000 करिए, नंबर ऑफ मोल्स होंगे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिक्स करते हैं तो OH- के मोल्स कितने आएंगे, वो इसके डबल आएंगे, तो 2 × 0.2 × 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻3, OH- की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH- है, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है इधर, अगर आपने HCl ले लिया तो HCl टूट रहा है आपका H+ और Cl- के अंदर, तो अगर HCl की नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो दैट वुड बी वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, तो H+ आयंस कितने होंगे, वही होंगे उतने ही, जितना H+ से HCl उतने H+ आयन, तो 25 × 10⁻⁻4,
अब ज़्यादा क्या है, जाहिर सी बात है OH माइनस ज़्यादा है H प्लस से, OH माइनस ज़्यादा है H प्लस से, तो बचेंगे OH माइनस। तो मोला अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, कितने OH माइनस के मोल्स बच गए, 4 इंटू 10 की पावर -3 माइनस 25 इंटू 10 की पावर माइनस, वैसे 2.5 इंटू 10 की पावर -3 हो जाएगा ये, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दिख ही रहा है वो तो हमें, है ना, फिर भी कमी है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 10 प्लस 25 है, और 10 प्लस 25 मतलब 35 ml को लीटर में बदलना पड़ेगा, 35/1000 करना पड़ेगा आपको बच्चों, है ना, 35/1000 करना पड़ेगा। यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ठीक बात है, यहाँ से OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, फिर POH हो जाएगा लॉग ऑफ OH माइनस, और अगर आपको pH निकालना है तो pH और POH का सम 14 होता है, ठीक है बच्चों। तो सारे क्वेश्चन आपको बेसिकली ऐसे ही करने हैं। तो आई होप बच्चों आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी मज़ा आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि 11th क्लास के पीसी के चैप्टर आपको रिवाइज करा दूं, समय कम है, हो सकता है कि क्लास 12 की वीडियो ना ला पाऊँ, बट मेरी शुभकामनाएं आपके साथ ज़रूर है। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।